आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो कि है ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड टू टेरिटरी का एक ऐसा सफर जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में तय किया। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए। उनका जो मकसद था वो ट्रेड करना था, लेकिन जब उन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा, उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीजें, सरकमस्टेंसेस ऐसे बनते चले गए कि धीरे धीरे करके वो इन्वॉल्व होते चले गए यहाँ की पॉलिटिक्स में। और यहाँ के धीरे धीरे जैसे जैसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते चले गए, उनको रास्ते जो थे वो आसान लगने लगे। क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपने देखें कि उन्होंने कोई इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी, कोई बैटल नहीं हुआ, कोई वॉर नहीं हुआ, और बहुत ज्यादा हुआ तो जमींदारों से, जैसे आपके जो नवाब थे उन नवाबों से जो है आपके पहला युद्ध जो प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध, उसके बाद तो बस वही दो आपके युद्ध ऐसे हुए, ऐसे वॉर्स हुए जो कि वॉर ऑफ प्लासी और वॉर ऑफ जो है आपके बक्सर, ये दो ही ऐसे जो है आपके वॉर थे जो कि एक तरह से वेज किए गए। और नहीं तो नॉर्मली आप देखें तो इंडिया में बहुत ज्यादा इनको जो है आपकी कठिनाई नहीं हुई। धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी पॉलिसीज से धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को जो है अपने कब्जे में ले लिया। तो इनिशियल स्टेज में हुआ क्या कि जब ये पता चला कि इंडिया में रिसोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, खास तौर से पेपर्स जो हैं, जो आपके मसाले थे, स्पाइसेस थे, पेपर्स थे, तो ये जो है आपके बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते थे। क्लोव था, कार्डोमोम था, सिनामोन था। तो ये जो आपके जो आपकी ये एक तरह से जो स्पाइसेस होते हैं वो स्पेशली हर जगह नहीं पाए जाते हैं, ये लेकिन इंडिया में पाए जाते थे। तो इसलिए इनका ट्रेड करने के लिए, इनको इंपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन वहां से एक कंपनी आई। और ये कंपनी कैसे आई ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये कंपनी एक तरह से क्वीन एलिजाबेथ वन उस टाइम थी, तो उन्होंने अपना एक चार्टर जो है आपके दिया, और उस चार्टर एक्ट में ये था कि इस कंपनी को एक अनुमति दी गई, एक परमिशन दी गई, और उस परमिशन के तहत वो जो है इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए। ट्रेड करने इंडिया के में आने का जो रास्ता था वो था सी रूट। इसलिए जितने भी आपके एक तरह से मर्चेंट्स होते थे, जितने भी आपके एक तरह से बड़े बड़े ट्रेड्समैन होते थे, वो सब जहाजों में आते थे, बड़े बड़े शिप्स में आते थे, सामान लेकर के वहां से आते थे और यहां से लेकर के वहां जाते थे। तो ये जो आपके एक सामान जाता था वो अटलांटिक ओशन से होता हुआ, अभी रूट आप देखेंगे, अभी हम बताएंगे आपको, अटलांटिक ओशन से होता हुआ इंडियन ओशन होते हुए इंडिया के सी कोस्ट पर पहुंचता था। और इंडिया का सी कोस्ट जहां पर ये पहुंचता था, तो एक तरह से अगर कहा जाए तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पोर्शन जो है आपके पहले टच हुआ। जैसे माना जाता है कि जो कैलिकट का रीजन है, कैलिकट में सबसे पहले शिप जो है वहां पर आई। लेकिन उससे पहले क्योंकि पुर्तगाली आ चुके थे, पोर्टुगीज आ चुके थे जो कि गोवा में थे, तो पोर्टुगीज आ चुके थे। उसके अलावा जो है कुछ फ्रेंच भी आ चुके थे, और जो है आपके इसके भी वो मिलते हैं, स्पेन से भी लोग आए जो कि आपके एक तरह से ट्रेड करने के उससे आए। तो नॉर्मली ज्यादा नंबर में अगर कहा जाए तो ज्यादा नंबर में पोर्टुगीज और फ्रेंच आए अदर देन इंग्लिशमैन। तो इंग्लिशमैन जो आए उनका मकसद ये नहीं था कि इंडिया में आकर के इंडिया में साम्राज्य को स्थापित करना है, अपना एम्पायर बिल्डअप करना है, ऐसा कुछ नहीं था। और इस जगह इस तरह से वो आए भी नहीं। मे भी पॉसिबल हो सकता है उनकी ये एक प्लानिंग रही हो कि धीरे धीरे करके हम लोग एंट्री लें ये। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एंट्री लेने में जब उन्होंने जो है एक तरह से उनकी जो पूर्ति होती है, देखिए आदमी सोचता हर एंगल से है, तो हो सकता है कि भाई अपने जो उनकी डिमांड्स थी उसको फुलफिल करने के लिए वो सिर्फ ट्रेड के पर्पज से आए हों। लेकिन क्योंकि उनको धीरे धीरे करके सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती चली गई, तो पहले मद्रास में जो है आपके एक तरह से उन्होंने कैंप डाला, मद्रास से फिर कैलकाटा गए, तो जो कोलकाता है वहां पर जाकर के आपके एक तरह से स्टैब्लिश हुए, और फिर कोलकाता की के तरफ से जो है आपके एक तरह से धीरे धीरे करके इन्होंने एंट्री ली इंडिया में। तो ये एक तरह से एक रूट बना इनका। और पहले क्या था, पहले सिंपली जो है ये आपके ट्रेड करते थे, लेकिन ट्रेड के दौरान जिस जो है आपके रीजन में ट्रेड करते थे वहां का जो लोकल रूलर हुआ करता था, क्योंकि आप देखेंगे कि इन लोग जब आए हैं तो मुगल
तब तक जो है आपके एक तरह से लगभग लगभग खत्म हो चुके थे। और मुगल जो है एक तरह से जो थे भी रूलर्स, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथियर रूलर्स नहीं थे, बहुत वीक रूलर्स थे, तो उनके हाथ में कोई बहुत ज्यादा कमांड नहीं थी। तो जो आते थे इन लोग, तो धीरे धीरे करके जो है उन रूलर्स से जो है उनको कुछ जो है आपके एक तरह से लालच दे करके वो उस रीजन में बसने की कोशिश करते थे, एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश करते थे। तो ये जो है एक तरह से ये काम शुरुआत में हुआ, इनिशियल स्टेज में हुआ। तो ये एक तरह से क्या था, एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसको हम लोग ने बाद में नाम दिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी आई इंडिया में, तो वो एक तरह से कॉलोनी स्थापित किया उसने, और कॉलोनियल जो है आपके एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट हुआ इंडिया में उनका। अब हम लोगों का भी जो चैप्टर है वो भी एक सफर है। चैप्टर को अगर आप इस तरह से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए हिस्ट्री बहुत इजी है, बस ये उसको कैसे पढ़ा जा रहा है ये समझना है आपको। क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो इस तरह का है कि ट्रेड से टेरिटरी कैसे बन गई, मतलब उद्देश्य जो था वो बदल कैसे गया, कि यहां पर जो है आए थे हम व्यापार करने, लेकिन यहां तो पूरा हमने साम्राज्य स्थापित कर लिया, एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। तो यहां पर एक तरह से जो ट्रेड से टेरिटरी का सफर था वही इस चैप्टर में हम लोग को देखना है कि कैसे जो है ये सफर पूरा हुआ। तो नॉर्मली आपने देखा कि इनिशियल फेज में जो आपके एक तरह से ब्रिटिशर्स थे, उनमें क्या था कि इनिशियल फेज में जैसे हमने आपको बताया कि औरंगजेब के बाद कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था। जैसे आलम शाह थे, फिर बहादुर शाह जफर थे, तो ये सब क्या थे कि बहुत ज्यादा जो है एक तरह से नहीं माने जाते थे रूलर्स जो कि आपके आए। लेकिन लास्ट फेज में जब बहादुर शाह जफर थे और उनका बेटा भी था, तो वो जो आपके बहादुर शाह जफर थे तो वो बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से मजबूत नहीं माने जाते थे, मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आपके एक तरह से कंट्रोल्ड वे में नहीं चलता था। और दूसरी चीज उनका एज भी काफी हो गई थी, तो जिसकी वजह से बहादुर शाह जफर को अगर देखा जाए तो उस टाइम जब एक तरह से इनिशियल फेज में जो है आपके एक तरह से जब इनकी एंट्री होती है, तो एंट्री कैसे होती है या किस तरह से होती है, तो सबसे पहले जो है कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट का जो आपके एक तरह से आप ये कहेंगे कि पावर में ये आए, कैसे आए इनिशियली। तो औरंगजेब के बाद जो बहादुर शाह जफर थे उनको सबसे पहले क्या किया गया, उनको पहले अरेस्ट किया गया। अब ये बात की घटना है 1857 में की बात है कि जब जो 1857 की बात हम कर रहे हैं, जब एकदम पूरी तरह से एंड हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पहले आ चुकी थी। ये कहां की बात है, जब पूरी तरह से मुगल खत्म होते और यहीं से जो है एक तरह से आपका जो अंग्रेज थे, इंग्लिशमैन थे, ये पूरी तरह से इंडिया में छा चुके थे, तब की बात है। तो हुआ क्या कि फिर बहादुर शाह जफर को जो है आपके अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद जो है उनके जो लड़के थे, उनके लड़के को जो है आपके एक तरह से वहीं पर जो है आपके शूट कर दिया गया, मार दिया गया। तो ये जो है आपके एक तरह से एक घटना थी, जिसके बाद कोई भी रूलर जो था वो जो है एक तरह से इंग्लिशमैन के सामने नहीं खड़ा हो पाया। वो लास्ट घटना थी, या आप ये कह सकते हैं कि मुगल का वहीं पर खात्मा हो गया। तो मुगल का खात्मा जो हुआ है वो वहां से पूरी तरह से कोई हर्डल नहीं रही। हर्डल अगर रही भी तो सदर्न इंडिया में आपके कुछ रीजन में जहां पे टीपू सुल्तान और हैदर अली थे, वहां पर मैसूर का जो क्षेत्र था, बस वहां पे हर्डल मिली। कुछ जगह पे नवाब जो थे, जैसे अवध के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे और हैदराबाद के नवाब थे, ये क्या थे, ये थोड़ा सा आपके एक तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने जो है आपके एक तरह से उनके अगेंस्ट भी खड़े हुए, अंग्रेजों के अगेंस्ट। और एक तरह से अगर ये कहें तो इन लोगों का प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके आपके वो भी खत्म हो गया इनकी स्ट्रैटेजिकल पॉलिसीज से। तो यहां पर क्या है कि ऐसा नहीं कि अंग्रेज आए और उन्होंने जो है युद्ध करना शुरू कर दिया और इन नवाबों को मारना शुरू कर दिया और उन्होंने जीत लिया या पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया, ऐसा नहीं। धीरे धीरे करके इन्होंने जो आपकी टेरिटरी जो है अपनी बनाई है, वो एक जगह से इन्होंने नहीं बनाई। अब ये देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं या किस तरह से स्टार्टिंग हुई है अंग्रेजों के आने की, वो पहले देखें। तो अंग्रेजों को जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई है वो ईस्ट में कैसे आई है, ईस्ट के मतलब कि
ईस्टर्न पोर्शन या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में या इंडिया में कैसे आई। तो एक तरह से एक रूट जिसको हम लोग ने कहा कि अटलांटिक महासागर से होते हुए, अटलांटिक ओशन से होते हुए, इंडियन ओशन होते हुए इनके शिप्स जो है वो आपके इंडिया में आए। तो 1600 में 1600 में एक चार्टर बनाया गया, और ये चार्टर किसने बनाया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्वीन एलिजाबेथ वन ने टू ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था चार्टर वन। और ये चार्टर क्या था कि परमिशन थी, ये होल सोल ग्रांट दिया गया, होल सोल जो है आपके परमिशन दी गई कि आप जो है इंग्लैंड की तरफ से आप जा करके एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जा करके इंडिया में कर सकते हैं और वहां किसी तरह का कोई विरोध नहीं होगा। तो ये जो है आपके एक तरह से इनका जो है एक तरह से जो है चार्टर था। और इस चार्टर की वजह से, और ये मर्केंटाइल ट्रेड कहलाता था, वजह यह थी कि यहां पर जो आपके सिर्फ व्यापार में गुड्स हुआ करते थे, कि यहां से जो अच्छी चीजें थी या यूरोपियन जो है आपके लोगों को जो चीजें चाहिए थी, जैसे स्पाइसेस और पेपर के लिए यहां पर मेनली वो आए थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आपके कर्नाटक के रीजन में और केरला में, तमिलनाडु में, यहाँ क्योंकि इनको कॉफी का भी प्रोडक्शन मिला, तो कॉफी भी जो है आपके एक तरह से बहुत ज्यादा जो है एक तरह से एक्सपोर्ट होने लगी, कॉफी और टी, क्योंकि वो इसका भी प्रोडक्शन जो है यूरोप में बहुत कम होता है, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रॉपिकल रीजन में फसलें होती हैं। और ये ट्रॉपिकल रीजन में क्योंकि इंडिया है, यहाँ पर इसकी पैदावार ज्यादा है, तो प्रोडक्शन इसका यहाँ पर ज्यादा है, जबकि जो है यूरोपियन कंट्रीज में नहीं हुआ करता था। तो इन्हीं चीजों को लेकर, इन्हीं गुड्स को लेकर के इन्होंने शुरुआत करी व्यापार की। अब सबसे पहले जो आपके एक तरह से शिप चली, वो पहले शिप चली जो आपके एक तरह से एक रूट था, रूट भी आपको क्लियर कर दें मैप में। रूट जो कुछ इस तरह का था कि जैसे मान लीजिए कि ये तो वास्को डी गामा का जो है रूट है, जो कि पुर्तगाल, ये पूरा रीजन होता है, ये पुर्तगाल जो है पोर्टुगीज कहलाता है, ये स्पेन होता है, यहाँ पे फ्रांस, और ऊपर के क्षेत्र में इंग्लैंड है। इंग्लैंड में से भी जो है आपके, अब जैसे वास्को डी गामा थे, ये जो है आपके 1498 में पहुंचे थे इंडिया, और 1497 से 1499 तक इन्होंने सफर किया था, आते और जाते मिलाकर के 2 साल लगे थे। तो केप वर्दे आइलैंड पर आए थे, केप वर्दे आइलैंड से फिर जो है आपके घूमता हुए ये केप ऑफ गुड होप पहुंचे थे, केप ऑफ गुड होप से फिर जो है आपके कई जगह पर रुकते हुए जो है आपके ये पहुंचे आपके कैलिकट। तो कैलिकट पहुंचे थे, और कैलिकट के बाद जो है आपके जब इंडिया पहुंचे तो इंडिया के जो है केरला रीजन में जो है काफी स्टे किया, इन्होंने चीजों को देखा, नेचुरल चीजें जो आपकी इनकी पाई आ रही थी वो देखा, और उसके बाद ये वापस चले गए। लगभग यही रूट जो है आपके अपनाया किसने, सी रूट, यही रूट था इंग्लिशमैन का भी। इंग्लिशमैन भी इसी रूट से, इसी तरह से आए, और इनका भी रूट अगर आप देखें तो इनका भी रूट जो है आपके स्पेसिफाइड है कि ब्रिटिश इंडिया ये है, ब्रिटेन का जो है आइलैंड है, जो कि इस तरह से ये आए, केप ऑफ गुड होप पर पहुंचे, और फिर उसके बाद जैसे मुंबई है, फिर आपका मद्रास है, मद्रास पहुंचे, और कोलकाता पहुंचे। तो ये जो है इनका रूट था जहां से ये पहुंचे। तो मेनली क्या है कि इन्होंने जो ट्रेड शुरू किया वो पहले, क्योंकि आपके एक तरह से मुंबई, मद्रास, कोलकाता ये सब जो है प्राइम रीजन था, बड़े बड़े सी पोर्ट्स थे, यहाँ पे हार्बर थे, जो कि जो है खासतौर से अंग्रेजों ने ही बनाए पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापार नहीं होता था, इंडिया व्यापार नहीं जानता था, इसलिए ट्रेड कुछ नहीं होता था, सी रूट से कुछ नहीं। तो सारे जितने भी आपके एक तरह से हार्बर्स बने हैं, जितने भी आपके एक तरह से सी रूट्स बने हुए हैं या सी पोर्ट्स बने हुए हैं, ये सब सी पोर्ट्स किसने डेवलप कराए, अंग्रेजों ने जो है डेवलप कराए थे। तो उनका रास्ता ये था, और इस तरह से ये आए, और यहां पर आकर के इन्होंने धीरे धीरे करके कुछ रीजन में, जैसे आपका केरला का पूरा रीजन था कैलिकट वाला, फिर जो है मुंबई था, मुंबई का रीजन, फिर वहीं पर गोवा था, गोवा में जो है पुर्तगाली थे जो कि आपके आए, फिर मद्रास था, कोलकाता था। ये इतने रीजन थे जहां पर लोग यहां पर पहुंचे इंडिया, और अलग अलग रीजन से अलग अलग चीजों को, सोर्सेस को जो है आपके इन्होंने एडॉप्ट किया, इन्होंने पता किया कि हाँ यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, जिसको जो चीजों की जरूरत थी वो धीरे धीरे करके आपके ये इनको यहां पर मिलता रहा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत जो आपके होती है वो इसी तरह से हुई कि इन्होंने आना शुरू किया, और फिर इसके बाद जो है
जब चार्टर लेकर के आए और इंडिया के कोस्टल रीजन में ये पहुंचे, तो कोस्टल रीजन में अगर कहा जाए तो इनको ग्रांट मिल गई। क्वीन एलिजाबेथ ने इनको जो है परमिशन दे दी कि आप इंडिया जाइए और इंडिया जा करके जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। तो एक तरह से ये जो है इन्होंने ट्रेड करना शुरू किया और फर्स्ट इंग्लिश शिप जो है ये कहा जाए कि केप ऑफ गुड होप पर इंडियन ओशन के थ्रू आपके आई, जबकि उससे पहले जो है वास्को ड गामा 1498 में गोवा में आ चुके थे। जबकि उसके अलावा जैसे डच भी थे और फ्रेंच भी थे, वो भी इंडियन कोस्ट पर आ चुके थे, जो कि आपके एक तरह से इंग्लिशमैन के आने से पहले। लेकिन क्योंकि फ्रांसीसी जो आए, फ्रेंच आए, डच आए, फिर आपके एक तरह से पुर्तगाली आए, पोर्टुगीज आए, तो इन लोगों का ये मकसद नहीं था कि अपनी टेरिटरी यहां पर स्थापित करें। पहले इनिशियल फेज में ऐसा लगता है कि शायद इनका भी नहीं था, इंग्लिशमैन का, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी मिलती गई, ये अपने आप को बढ़ावा देते चले गए, एनलार्ज करते चले गए। क्योंकि ये क्या कर रहे थे, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो ब्रिटेन जो था वो वर्ल्ड के हर क्षेत्र में अपनी कॉलोनी की स्थापना कर रहा था। कॉलोनी की इस तरह से स्थापना कर रहा था कि जैसे आप देखेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी, जैसे कि ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी जैसे यूएसए में बनाई, ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी जैसे साउथ अफ्रीका में बनाई, ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी जो है ऑस्ट्रेलिया में बनाई, न्यूजीलैंड में बनाई, ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी इंडिया में बनाई। तो इंडिया तो छोड़ करके चले गए, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या यूएसए हो, हर जगह ब्रिटेन का अंश मिलेगा आपको, या उन्हीं के फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि या उन्हीं से सीखने वाले लोग मिलेंगे। तो यहां पर क्या था, यहां पे एक तरह से ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। बाद में जो यहां के मूल निवासी थे, जो यहां के रहने वाले लोग थे, उन्होंने जिस तरह से इंडिया से जो है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी गई या ब्रिटिशर्स गए, उसी तरह से उन रीजन से भी लोग छोड़ करके गए। लेकिन ये था कि आज भी अगर आप देखें तो एक बड़ी कॉलोनी जो है आपकी मानी जाती है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए। इवन यूएसए भी पहले जो है ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी। अब इंडिया के जो एक तरह से इंडिया में जब ये आए तो इंडिया के कोस्टल रीजन में जब ये पहुंचे तो इनको जो है आपके एक तरह से ये क्लियर था कि इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा जो है आपके मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, और स्पाइसेस को जो है आपके इन्होंने लाइक किया। तो इन्होंने अब देखिए क्या था जो है आपके इन लोगों को प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम ऑफ कंपनीज, जो कंपनीज आ चुकी थी उन सब की सेम प्रॉब्लम थी। सेम प्रॉब्लम क्या थी, कौन सी कंपनी की बात हम कर रहे हैं, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, उसके अलावा कुछ और जो फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली जो आ चुके थे, उन सब की एक समस्या थी। एक समस्या यह था कि लोकल जो आपकी पब्लिक थी या लोकल नवाब थे, जो लोकल रूलर्स थे, वो उनको जो है आपके एक तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो सपोर्ट इस तरह से ना करने का मतलब ये कि वो ये नहीं चाह रहे थे कि इन लोग यहां पर आए और व्यापार करें। वजह यह था कि जो आपके एक तरह से इन लोगों को ऐसा लगता था, लोकल जो है आपके नवाब या रूलर्स को, कि शायद इन लोगों के आने से कुछ इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस वो बर्दाश्त नहीं करते थे। इसलिए सबके साथ, सारी कंपनियों के साथ एक समस्या सबसे कॉमन यही थी कि आपके वहां पर जो लोकल पब्लिक थी उसको जो है एक तरह से कहा जाए कि सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन जो मेन ट्रेड था, चाहे वो फ्रांसीसी आए, चाहे वो डच आए, चाहे वो जो है पुर्तगाली आए, और चाहे इंग्लिशमैन आए, कोई भी आया तो इंडिया में किस लिए आया या किस उस प्रोडक्ट के लिए आया, कॉटन के लिए आया, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, फिर आपके जो है क्लोव्स, कार्डमोम और सिनेमॉन। तो ये जो है आपके एक तरह से प्रोडक्ट्स थे जिसको ले जाने के लिए लोग आए। अब बाद में फिर इंडियंस जो आपके एक तरह से थे, तो बाद में इंडिया से जो है आपके टी और कॉफी भी जाने लगी, जब यहां पर देखा कि यहां प्रोडक्शन हो सकता है। और ब्रिटिशर्स ने ही एक तरह से टी और कॉफी की प्लांटेशन की शुरुआत करी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ, यहां तो वो क्लाइमेट है, यहां तो वो एनवायरमेंट है, ट्रॉपिकल रीजन है, तो उस कॉफी को जो है आपके एक तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है यहां पे। तो उन्होंने प्रोड्यूस भी किया और घर भी ले गए। तो ये जो है आपके
लेकिन मेन जो आपके जो है प्रोडक्ट्स थे वो आपके स्पाइसेस थे, जिनको ले जाने के लिए जो है ये यहां पर ट्रेड करने के लिए आए थे। अब हुआ क्या कि जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, अब जैसे मान लीजिए सपोज कर लिए कि सप्लायर उनके पास कम, सप्लायर मतलब जो इनको प्रोडक्ट्स देते थे। अब एक प्रोडक्ट है, कंपनी जो है आपके कई आ गई, हर तरफ से ऑफर मिलने लगे। जब ऑफर मिलने लगे तो ट्रेडिंग कंपनीज थी आपस में उनके बीच में क्लैशेस होने लगे। क्लैशेस इसलिए होने लगे क्योंकि सामान अगर एक है तो अब उस सामान के लिए वो फ्रांसीसी भी चाह रहे थे मिल जाए, डच भी चाह रहे थे मिल जाए, इंग्लिशमैन भी चाह रहे थे मिल जाए, तो इसलिए प्रोडक्ट्स जो है आपके एक तरह से सेम था जो सब ले जाना चाह रहे थे। इसलिए आपस में कंपनी ये नहीं चाहती थी कि कोई भी इस्टेब्लिश हो मेरे अलावा। फ्रांसीसी ये चाहते थे कि हम जहां हैं वहां पर हम ही रहें और कोई ना आए, जहां पे डच थे वो ये चाहते थे कि हम ही रहें और कोई ना आए, जहां पुर्तगाली थे वहां वो चाहते थे कि हम ही रहें क्योंकि हम ही को सारा प्रोडक्ट्स मिले, हम ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें और दूसरा कोई ना आए। इंग्लिशमैन के साथ भी वही था कि जहां पर पहुंचे वहां पर उन्होंने जो है आपके एक तरह से अपने आप को जो है एक तरह से अपने आप को एक जगह पर जो है एस्टैब्लिश किया। लेकिन उनका भी मानना यह था कि उनको अपने एम्पायर को बढ़ाना है या उनको ट्रेड को बढ़ाना है, तो ट्रेड को बढ़ाने के लिए हमेशा उन्होंने प्रयास किया और लगभग आप देखेंगे कि बहुत क्वारल आपस में होता रहा कंपनी का। और 17वीं और 18वीं शताब्दी पूरी इसी में बीती कि कंपनियां क्या करती थी, रास्ता एक था सबका, फ्रांसीसी भी उसी रास्ते से आते थे, डच भी उसी रास्ते से आते थे, पुर्तगाली भी उसी रास्ते से आते थे और ब्रिटिशर्स भी उसी रास्ते आते थे। वो करते क्या थे, रास्तों को ब्लॉक कर दिया करते थे, एक दूसरे के शिप को पलट दिया करते थे, आपस में लड़ाई होने लगी, रास्तों में लड़ाई होने लगी, एक दूसरे के शिप को पहुंचने नहीं देते थे। तो ये जो है आपकी कंडीशंस थी जो कि जिसकी वजह से आपके एक तरह से क्लैशेस कंपनी के बीच में जो है काफी होने लगे। और कंपनी जो थी ये एक तरह से इस पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो जो चल रही थी कोस्टल रीजन में, तो ये जो है आपके इसको बियर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वजह ये था कि एक तो आपको यहां पर पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिल रहा था, यहां पर जो है ट्रेड करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था और फैसिलिटी जो है उनको जो है आपके ट्रेड की नहीं मिल रही थी और उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे वो उनको ट्रेड करने नहीं दे रहे थे। तो ये जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो आपके ये था कि इनको जो है आपके एक तरह से ट्रेड करने से हमेशा रोका जा रहा था। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कहां पे आई, बंगाल में आई। बंगाल में जो है आपके एक तरह से आई। फोटोग्राफ में अगर आप देखेंगे तो जो है आपके ये एक तरह से इनके फोर्ट हुआ करते थे जहां पर आपके एक तरह से स्टोर वेयर बनाए जाते थे, स्टोर हाउसेस होते थे, यहीं पर बोट आती थी, शिप्स आती थी, यहीं पर लोडिंग अनलोडिंग होती थी और यहाँ पर स्टोर में जो है सारी चीजों को रखा जाता था। ये एक तरह से ये जो है आपके जो कोस्टल रीजन में बना हुआ आपके स्टोर जो है इनका जो है स्थापित था। अब जब पहली बार बंगाल में जब ये लोग आए तो बंगाल में जो आपके स्थापना इनकी हुई तो गुड्स आते थे, शिप से अनलोड होते थे, अनलोड होकर के जाते थे। अब ये तो कार्यक्रम चल रहा था लेकिन यहाँ पे ट्रेड करने वाले लोग और थोड़ा सा आगे सोचने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक तरह से जब ट्रेड बढ़ने लगा तो और बंगाल से इन्होंने और भी जो है कूच करना शुरू किया उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा के रीजन में जो है आपके आगे की तरफ जाने लगे, अपने जो है ट्रेड के रीजन को बढ़ाने लगे। फिर ये इंटरनल पार्ट में भी जाना चाहते थे, बिहार के साइड जो है अंदर एंटर करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे करके पहले उनको क्योंकि कोई रिहायशी जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो है एक तो ये था कि आते वक्त क्योंकि और कंपनियां इनको रोक रही थी रास्ते में, तो विद आर्म्स एंड एम्युनिशन से ये चलते थे, ये हथियारों के साथ थे और हथियारों के साथ आते थे पूरा सामान के साथ के रास्ते में कोई रोकने ना पाए। तो एक तरह से जबरदस्ती ट्रेड हो रहा था, दबंगई से ट्रेड हो रहा था, आप ये कह सकते हैं। और फिर जब कंपनी जो है आपके एक तरह से ये जब उसने ट्रेड शुरू किया तो अब मेन सबसे बड़ी चीज थी कि वहां पर कोई जो है रहने की जगह नहीं, इसलिए धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकल लोगों से जो है आपके बात करी और वहीं पर जो है सेटलमेंट शुरू कर दिया।
रिहायशी शुरू कर दिया। उसके एवज में उन्होंने हैवी अमाउंट भी दिया लोगों को उस रीजन में, जिसकी वजह से, जिसके लालच में लोगों ने उनको रहने के लिए स्थान देना शुरू कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उन्होंने 1696 में 1696 में पहले किले की स्थापना कर ली। तो पहला किला जो है बंगाल के जो है तटीय क्षेत्र में जो है आपके स्थापित हो गया। और एक तरह से ये कहा जाए कि एक फरमान दिया गया जो कि औरंगजेब की तरफ से था, जो प्रेशराइज करके जो है आपके एक तरह से इन लोगों ने ले लिया। और जो है क्वीन एलिजाबेथ के जो एक तरह से एक परमिशन थी, उस परमिशन चार्टर जो था, उस चार्टर के अकॉर्डिंग जो है औरंगजेब को उसको मानना था। तो औरंगजेब ने परमिशन दे दिया कि हाँ आप ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड करने के लिए क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, लोगों को रहने के लिए सेटलमेंट चाहिए, रहने की जगह चाहिए, तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने फोर्सफुली जो है आपके जबरदस्ती 3 गांव को खरीद लिया, 3 गांव खरीद लिए। और जिसमें से एक गांव का नाम था कोलकाता। तो कोलकाता जो था एक तरह से जैसे उसका पहले नाम जो था वो कालीकता था। कालीकता से फिर कैलकटा हुआ, कैलकटा से फिर अब कोलकाता हो गया। तो कालीकटा को जो है इन्होंने जो है एक तरह से खरीद लिया, आप ये कह सकते हैं। और खरीद लिया और उसमें जो है आपके एस्टैब्लिशमेंट करने लगे, क्योंकि वहीं पर सीपोर्ट भी था, हार्बर भी था, वहीं पर आपके जहाज भी आते थे, वहीं पर जो है आपके सारे सामान लोड हुआ करते थे। तो ये जो है एक तरह से एक ड्यूटी फ्री जो है आपके ट्रेड की परमिशन औरंगजेब ने अपने फरमान में दे डाली। और जिसकी वजह से आपके एक तरह से बंगाल के जो नवाब थे, जहां पर ये आकर के बस गए थे, तो ये इन्होंने क्योंकि अब कंपल्शन ये था कि प्रेशराइज वे में, क्योंकि एक तरह से औरंगजेब के ऊपर भी प्रेशर था कि नहीं आपको जो है वहां पर ट्रेड के लिए परमिशन देना है, तो उन्होंने फ्री ट्रेड की परमिशन दे दी। फ्री ट्रेड की परमिशन देने से क्या हुआ कि बंगाल के नवाब जो थे या बंगाल की जो रेवेन्यू थी वो इसी ट्रेड से थी, व्यापार से थी। जो जहाज आते थे जाते थे उसी से जो है टैक्स मिलता था। तो अब जब फ्री ड्यूटी कर दी या फ्री चार्जेस कर दिए बंगाल में जो है औरंगजेब के फरमान ने, तो वहां पर क्या हुआ कि उस रीजन में जो है आपके एक तरह से इनकम बंद हो गई। जब इनकम बंद हो गई तो यहाँ के जो नवाब थे ये जो है आपके नाखुश हो गए। और बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था आपके मुर्शिद क्वाली खान। तो मुर्शिद क्वाली खान थे जिन्होंने जो है पहली बार प्रोटेस्ट किया और इस बात का प्रोटेस्ट किया कि हम लोगों को जो रेवेन्यू मिल रहा था, हम लोग को जो इनकम मिल रही थी, वो इस ट्रेड के आने से, फ्री ट्रेड की वजह से पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, पूरी तरह से बंद हो गई। तो इसलिए जो है आपके पूरे रीजन में अब ये क्योंकि फैल चुके थे, 3 गांव इन्होंने खरीद लिए, एक तरह से विलेजेस को अपने जो है आपके एक तरह से कब्जे में ले लिया और इस अपने आप को सेटल करने लगे वहां पर लोग जो है इंग्लिशमैन वहां पर सेटल्ड हो गए। और एक तरह से पूरी तरह से क्योंकि ड्यूटी फ्री थी व्यापार, इसलिए कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता था, फ्री ट्रेड था और फ्री ट्रेड की वजह से वो आराम से रहने लगे। लेकिन परेशानी किसको होने लगी? वहां के लोकल नवाब को या बंगाल के नवाब को। तो इसलिए सबसे पहला जो प्रोटेस्ट था वो आपके एक तरह से इन्हीं का, मुर्शिद खान का जो है आपके पहला प्रोटेस्ट था कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, ड्यूटी फ्री जो है आपके व्यापार नहीं करने देंगे। अब इसी बीच में जो फरमान था, अब उस फरमान से, औरंगजेब के फरमान से सारे लोग नाखुश थे और उसी बीच में जो है औरंगजेब की डेथ हो गई, औरंगजेब खत्म हो गए। जब औरंगजेब खत्म हो गए तो उसके बाद आप जानते ही हैं कि उनके जो आपके एक तरह से सक्सेसर्स थे वो बहुत ज्यादा जो है आपके पावरफुल नहीं थे। तो जैसा जो है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी वैसा उनको करना पड़ता था। तो अपने फरमान के अनुसार ये सारी चीजें करनी पड़ती थी। तो अब हुआ क्या कि जब जो है आपके एक तरह से ये बंगाल की बात थी, अब बंगाल से धीरे धीरे ट्रेड क्योंकि बढ़ने लगा, जब बढ़ने लगा तो ये हुआ कि और जगह के जो नवाब थे उन्होंने भी सोचा, जैसे अवध के नवाब थे और जो है आपके उड़ीसा के क्षेत्र में जो आपके एक तरह से रूलर थे, लोकल रूलर थे, उन लोग ने ये सोचा कि अब हमारी बारी आ जाएगी। जैसे बंगाल में फ्री ट्रेड कर रहे हैं वैसे हम लोगों के यहाँ आके फ्री ट्रेड करेंगे और ट्रेड में कोई इनकम हमारी नहीं होगी, रेवेन्यू का लॉस होगा। इसलिए सबने एक साथ मिल गए। और जो है इसमें क्या था, इसमें मुर्शिद खान तो थे ही जिन्होंने आपके एक तरह से रिवोल्ट किया था,
अली वर्दी थे वो भी इनके साथ जो है आपके जुड़ गए। फिर इसके सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला बहुत ही जो है आपके एक तरह से स्टैंडियर नवाब माने जाते हैं बंगाल के, बाद में जो है बंगाल के बने ये। तो ये सब क्या है कि ये सब आपस में यूनाइट हो गए और यूनाइट होकर के इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि नहीं, हम जो है आपके ट्रेड नहीं होने देंगे। और इसी वजह से अब क्या हुआ कि और सिराजुद्दौला ने अपनी पूरी एक फोर्स बनाई और फोर्स जो है लेकर के एक तरह से पूरी आर्मी उन्होंने तैयार करी। आर्मी तैयार करके फिर इन्होंने क्या किया, बंगाल पे हमला कर दिया। बंगाल जहां जहां जो है बंगाल के रीजन में ये सेटलमेंट किया था इन्होंने, 3 गांव में जहां पर ये बसे हुए थे, उस पूरे 3 गांव में जाकर के जो है तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो इनका किला था उस किले को तोड़ना शुरू कर दिया। जितना सामान इन्होंने स्टोर किया था वो सब सामान जो है इनका जो है एक तरह से फेंक फाक दिया और उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है आपके एक तरह से सिराजुद्दौला ने किया और उन्होंने कहा कि हम इसका प्रोटेस्ट हमेशा करते रहेंगे अगर आप हमें रेवेन्यू नहीं देंगे, हमें टैक्स नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें जो है अब बंगाल के जो है आपके कोस्टल रीजन्स में होना शुरू हो गई थी, क्योंकि अब दोनों तरफ से अब प्रोटेस्ट हो रहा था। नवाब जो थे, खासतौर से सिराजुद्दौला जो थे, तो ये जो है आपके एक तरह से पूरी तरह से फुल फ्लैश जो है आपके एकदम जो है इन अंग्रेजों के सामने आ गए और उन्होंने कहा कि अब जो है आमने सामने की लड़ाई होगी और अब जो है ये ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। आपको अगर ट्रेड करना है, ट्रेड के लिए मना नहीं किया जा रहा है, आप ट्रेड करिए, लेकिन उसका जो आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी फ्री नहीं होगा, बल्कि उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। तो ये जो है एक तरह से क्लैश था जो कि सिराजुद्दौला और जो पूरी और अवध के नवाब और ये सारे लोग मिल करके कर रहे थे। अली वर्दी थे, मुर्शिद खान थे, ये सब मिल करके जो है इन्होंने अपनी एक पूरी जो है एक टीम बना ली थी और उसके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपके कंपनी वाले थे जिनको एक तरह से हैरेसमेंट किया गया, रोका गया, फिर मारा पीटा गया और पूरे रीजन से भगा दिया गया। तो ये सारी घटनाएं हुई और बहुत सारी चीजें थी कि लूटपाट हो गई, उनके स्टोरवेयर जो थे वो सब लूट लिए गए, ताला तोड़ करके जो है सारी चीजें फेंक दी गई। तो ये सारी घटनाएं थी जो कि उस टाइम जो है आपके हुई। अब इस घटना के बाद देखिए क्या होता है। अब देखिए सिराजुद्दौला और टीम में जो आपके एक तरह से पूरी टीम बनी हुई थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 1756 में जो है आकर के अली वर्दी जो थे, अली वर्दी जो इनके एक तरह से साथ थे, उनकी डेथ हो जाती है। इनका एक जो है आप ये कह सकते हैं इनका एक पिलर टूट जाता है। सिराजुद्दौला लेकिन क्योंकि आपके खुद बंगाल के नवाब थे और उसके बाद जो है आपके एक तरह से बंगाल के नवाब जब ये हुए तो उसके बाद इन्होंने अपने जो है पोजीशन को बहुत स्ट्रांग किया और बहुत स्ट्रांग करने के बाद जो है इन्होंने जो है पूरी कंपनी जैसे सारी चीजें थी इन्होंने खत्म किया, सारी प्रिविलेजेस खत्म कर दिया। जितनी भी इनको फैसिलिटी मिल रही थी कंपनी को पूरी फैसिलिटी पूरी तरह से खत्म कर दिया और ये कह दिया कि आप जो है उसी तरह से व्यापार करेंगे जैसे कि दूसरे लोग करते हैं, इसके मतलब कि आपको भी पैसा देना पड़ेगा। अब जो कंपनी आई थी उसका उद्देश्य क्या था? कंपनी ये चाह रही थी कि हम खूब पैसा दें और पैसा दे करके इन लोगों का मुंह बंद कर दें और हमें क्या चाहिए, एक पपेट रूलर चाहिए। पपेट रूलर मतलब कठपुतली जिसको कहा जाता है, मतलब जो इशारे पे नाचे। जैसे कठपुतली का नाच आप लोग ने देखा होगा, पपेट शो। तो पपेट शो में कठपुतली क्या होता है, धागे से नचाई जाती है, जैसा आप चाहेंगे वैसा नाचेगी। उसी तरह से वो भी पपेट रूलर चाहते थे। तो पपेट रूलर के मतलब क्या हुआ, तो जो इशारे पे नाचे, जो उनकी कमांड को फॉलो करे। तो वो ये चाहते थे कि कोई पपेट रूलर हो और ये पपेट रूलर जो है आपके उनकी कमांड्स को जो है आपके माने। लेकिन सिराजुद्दौला ने इससे बिल्कुल इनकार कर दिया और पूरी तरह से जो है आपके हर एक चीज कंपनी की बंद कर दी। दूसरी चीज उनको सब हिदायत दे दी कि आप हमारे पॉलिटिकल मामलों में, पॉलिटिकल अफेयर्स में कहीं पर भी मेडलिंग नहीं करेंगे, बीज बचाव नहीं करेंगे, उसमें जो है आपके पॉलिटिक्स नहीं करेंगे कि हाँ जो हमारी बंगाल का जो है पूरा रीजन है उसमें कौन किस पोस्ट पर होगा, क्या होगा, उसमें पॉलिटिक्स में आप किसी तरह का पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ आप ट्रेड करेंगे, ट्रेड करके चले जाएंगे और उसका पैसा देंगे। तो ये जो है एक तरह से पूरी तरह से
सिराजुद्दौला ने हर एक चीज बंद कर दी। जब हर एक चीज बंद कर दी, ये सारी चीजें थी, तो अब हुआ क्या कि अब यहां पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर पड़ गई, और कमजोर पड़ने का मतलब लगभग खत्म होने पे आ गई, क्योंकि सिराजुद्दौला ने वहां पर जो है उनको खदेड़ दिया एक तरह से। अब जब ये इसकी खबर पहुंची मद्रास, मद्रास में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपके एस्टैब्लिश थी, तो यहां पर जो मद्रास में जो आपके एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उन्होंने जब ये सुना कि बंगाल से जो है ये सारी चीजें हुआ है, बंगाल के जो है नवाब ने जो है एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को वहां से निकाल दिया है, हटा दिया है, वहां पर जो है आपके बंदी बना लिया है इवन, और जितने भी आपके एक तरह से उनका जो खजाना था या फिर आपके स्टोर था, वो पूरा स्टोर जो है लूट लिया है। तो ये सारी चीजें जो है आपके जब मद्रास तक पहुंची, तो मद्रास से जो है आपके लॉर्ड क्लाइव को कि जो है आपके भेजा गया बंगाल, और वो लॉर्ड क्लाइव जो है आपके बंगाल में आए। तो ये बंगाल में जब ये आते हैं, तो ये एक तरह से ये अपनी फोर्स के साथ आते हैं, और ये जो आपके एक तरह से क्योंकि सी रूट से आते हैं, तो सी रूट से इनकी भी जो है आपकी पूरी सेना आती है, और इनके पास वैसा ही क्योंकि जो है आपके आर्म्स एंड एम्युनिशन इनके पास रहता ही है, इसलिए विद आर्म्स एंड एम्युनिशन ही आते हैं। इधर सिराजुद्दौला जो होते हैं, ये भी एकदम तैयार खड़े रहते हैं, ये भी जो है आपके बनाए रहते हैं, और इनके पास भी एक बड़ी आर्मी रहती है, लगभग 30,000 सोल्जर्स होते हैं, जो कि आपके एक तरह से पूरी तरह से तैयार रहते हैं कि इनसे फाइट करने के लिए। फिर यही जो है आपके जब लॉर्ड क्लाइव के लोग आ जाते हैं, लॉर्ड क्लाइव के जो है आपके एक तरह से साथ जब इनकी पूरी आर्मी आ गई, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, इनकी भी आर्मी सामने आई, ये दोनों आर्मी आके मिली प्लासी में। प्लासी जो है आपके एक रीजन है जो कि बंगाल में होता है, तो प्लासी जो है, प्लासी में दोनों आर्मी मिली, और वहां एक तरह से एक वॉर हुई, एक लड़ाई हुई। ये पहली बैटल थी जो किसी अंग्रेज ने कभी लड़ी थी इंडिया में आकर के। तो ये प्लासी का युद्ध जो होता है, या बैटल ऑफ प्लासी, तो ये जो है आपके पहला युद्ध था, पहला वॉर था, पहला बैटल था, जो कि आपके इन जो है अंग्रेजों की तरफ से जो है और इंडिया के सिराजुद्दौला के बीच में जो है प्लासी में हुआ था। अब जो प्लासी का युद्ध था, बैटल ऑफ प्लासी, ये जो है प्लासी में जो रीजन था, अब वहां पर जो है आपके एक तरह से सिराजुद्दौला की जो सोल्जर्स थे, 30,000 सोल्जर इनके थे, और ये 30,000 सोल्जर्स के साथ जो है आपके एक था कासिम बाजार जो था, वो एक तरह से इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का था। कंपनी वहां पर एस्टैब्लिश थी और वहां पे व्यापार करती थी। तो पहले ये गए, और ये 30,000 सोल्जर्स के साथ जो है इन्होंने क्या किया, कासिम बाजार पे हमला किया। हमला करके वहां पर सारी चीजें जो है आपके एक तरह से उनकी डिस्ट्रक्ट की, और पूरी तरह से सारी चीज कैप्चर कर ली, और पूरा जो है कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो जिस जगह पर जो है आपके ये लोग थे, जैसे कलकत्ता का जो पूरा रीजन था, वो पूरी तरह से कंट्रोल में था आपके इन्हीं कंपनी का, तो कंपनी पर भी पूरी तरह से इन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो सिराजुद्दौला ने एक तरह से जो आपका जो कासिम बाजार था और प्लस कलकत्ता था, ये जब अब इन सब रीजन को अपने जो है एक तरह से कंट्रोल में लिया, तो हुआ क्या कि उस समय जो है आपके तब तक और मद्रास से और लोग वहां पर अपने जो है एक तरह से नेवी उनकी जो है आपके पहुंच चुकी थी, तो उनकी भी साइड स्ट्रांग होती चली जा रही थी। तो अंग्रेज की जो सामने वाली टीम थी वो भी स्ट्रांग होती चली जा रही थी। और 1757 में जो है आपके 1756 से 57 जो है आपके प्लासी का युद्ध रहता है। तो 57 में आकर के एक तरह से हार होती जो है वो सिराजुद्दौला की होती है। तो सिराजुद्दौला के अंततः हार होती है, और पहली वॉर जो पहली बैटल थी प्लासी की, वो अंग्रेज ये पहली बैटल जीतते हैं। उसकी वजह क्या होती है? वजह क्या होती है कि लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया होता है, एक षड्यंत्र, वो कॉन्स्पिरेसी कर देता है। कॉन्स्पिरेसी ये कर देता है कि जो आपके सिराजुद्दौला होते हैं उनके साथ एक कमांडर होता है इनकी आर्मी का, जिसका नाम होता है मीर जाफर। मीर जाफर एक कमांडर था,
और ये जो है आपके अपने कमांडरशिप में जो है एक फ्लैंक को लेकर के चलता था। जब कोई आर्मी लड़ती है तो उसके कई फ्लैंक होते हैं, मतलब एक फ्रंट से अटैक होता है, एक दाहिनी तरफ से अटैक होता है, एक बाईं तरफ से अटैक होता है, इस तरह के, और हर तरफ कोई ना कोई एक कमांडर होता है। तो मीर जाफर एक कमांडर था। तो हार की वजह क्या थी, सिराजुद्दौला क्यों हार गए? उसकी वजह थी सिर्फ मीर जाफर। मीर जाफर ने धोखा दे दिया। धोखा किस तरह से दिया? एक तरह से मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव ने चुपचाप जो है अपने साथ मिला लिया। लॉर्ड क्लाइव ने यह कहा कि तुम जो है आप जो है एक तरह से बंगाल की तरफ से मत लड़ना, या अपने फ्लैंक को बिल्कुल मत लड़ाना, अपने सोल्जर्स को बिल्कुल मत लड़ाना, और इसके एवज में सिराजुद्दौला को हटा करके तुमको जो है वहां का नवाब बना दिया जाएगा। तो ये जो है एक तरह से उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ी मीर जाफर के लिए, और मीर जाफर ने जो है एक तरह से जो है धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला को जो है के अगेंस्ट उसने ये किया कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को किसी तरह का कोई जो है आपके एक तरह से दिक्कत नहीं हुई। वजह ये थी कि पूरी की पूरी फ्लैंक जो थी, जो इनके साथ थी मीर जाफर के साथ, मीर जाफर ने लड़ाई ही नहीं करी, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया किसी तरह, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की जो पूरी जो एक आर्मी थी, जो बहुत स्ट्रांग आर्मी थी, वो कमजोर पड़ती नजर आई। और धीरे धीरे करके लास्टली क्या हुआ कि सिराजुद्दौला हार गए, और उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई। और उसके बाद जो है जैसा कि लॉर्ड क्लाइव ने कहा था मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए, तो लॉर्ड क्लाइव ने जो है उनको वहां का नवाब भी बना दिया। क्योंकि फिर वही बात आती है कि वहां पर जो है कंपनी को क्या चाहिए था? कंपनी को चाहिए था एक पपेट रूलर। पपेट रूलर के मतलब ये एक ऐसा आदमी जो उनके इशारों पर चले। और मीर जाफर वो आदमी हो गया जो कि उनके इशारे पे चलने लगा। तो क्यों? क्योंकि मीर जाफर को एक लालच मिली कि तुम्हें पूरे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा सिराजुद्दौला के बाद, इसलिए तुम लड़ना नहीं। इसलिए लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? लॉर्ड क्लाइव ने जब ये चाल चली तो सिराजुद्दौला हार गए, उनकी बाद में डेथ भी हो गई, और उसी जो है के बाद जो है आपके बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर को बना दिया गया। और ये मीर जाफर जो है एक तरह से कठपुतली बन गए एक अंग्रेज के द्वारा। और जो अंग्रेजों को चाहिए था, जो आपके एक तरह से सपोर्ट चाहिए था लोकल रीजन का या बंगाल के रीजन का, वो एक तरह से सपोर्ट उनको मिलता दिखाई पड़ा। उनको ये लगा कि हाँ अब मेरा पपेट रूलर जो है तैयार हो चुका है, अब हम जो कहेंगे वो जो है उसको वो मानेगा। इसलिए ऐसी कंडीशन में जो है मीर जाफर के बैठने से इन लोगों को फायदा हुआ, और ये रिलैक्स्ड हो गए कि अब जैसा चाहे वैसा हम ट्रेड को जो है कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए जो प्लासी का युद्ध था, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है एक तरह से सिराजुद्दौला के मरने के बाद अब सारी जितना भी प्रोटेस्ट था वो खत्म हुआ। अब धीरे धीरे करके अंग्रेज फ्री हो गए, फिर से उनका सेटलमेंट बैठने लगा पूरे बंगाल में। फिर से वो जो है आपके एक तरह से आ गए बंगाल में, फिर से उनकी स्थापना हो गई, एस्टैब्लिश हो गए, और धीरे धीरे उन्होंने फिर व्यापार बढ़ाने की कोशिश करी। जब मीर जाफर जो है आपके बंगाल के नवाब बने, तब उनको ये भी पता चला कि नहीं, बंगाल चलेगा कैसे। तो वास्तव में उनको तब लगा कि जो है सिराजुद्दौला ठीक थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। वजह यह थी कि अगर इन लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड करेंगे तब तो इनकम ही बंद हो जाएगी जो है बंगाल की, अब बंगाल खाली हो जाएगा। तो इसलिए एक तरह से जब इन लोग बहुत तेजी से एक्सपैंड करने लगे, इनका मकसद ही ये था कि ट्रेड में एक्सपैंड करें, और बहुत तेजी से एक्सपैंड करते चले जा रहे थे क्योंकि कोई विरोध नहीं था, कोई विरोध करने वाला नहीं था। मीर जाफर इन्हीं का आदमी थे। लेकिन धीरे धीरे करके मीर जाफर को लगने लगा कि इस तरह से तो मेरी भी इनकम, और जो चीजें एक तरह से जब एक कठपुतली की तरह से कोई अगर जो है आपके एक तरह से राजा होता है तो उसको भी अपनी इज्जत का जो है एक तरह से ख्याल होने लगता है। वजह यह होता है कि अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसे बात करते थे, इज्जत नहीं करते थे, जो कहते थे उसको करना पड़ता था। तो मतलब एक बेइज्जती की जिंदगी जीने लगा था मीर जाफर। तो जब उसको बेइज्जती महसूस होने लगी और उसने ये देखा कि वो बंगाल को पूरी तरह से बंगाल का मिसयूज कर रहे हैं और बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो मीर जाफर ने क्या किया? मीर जाफर ने उसका प्रोटेस्ट किया। मीर जाफर ने अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, वही काम किया जो सिराजुद्दौला ने किया। अब मीर जाफर ने जैसे ही प्रोटेस्ट करना शुरू किया,
कोई वॉर नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, सीधे सीधे अंग्रेजों ने उसको हटा दिया, क्योंकि सारी चीज अंग्रेजों के हाथ में थी। मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को जो है आपके उसके नवाब बना दिया। अब मीर कासिम आ गए। मीर कासिम के साथ भी वही था कि वो भी जो है एक तरह से पपेट रूलर थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको बैठाल दिया था एक तरह से कुर्सी पर। और धीरे धीरे करके आपके एक तरह से फिर वही हुआ कि मीर कासिम को भी ये पता चला। मीर कासिम भी पहले इनिशियल फेज में वही थे। फिर जो मीर जाफर ने जैसा प्रोटेस्ट किया था, मीर कासिम करने लगे। जब मीर कासिम करने लगे, क्योंकि हर आदमी को अपनी पोजीशन पर पहुंच करके ही सारी चीज का ज्ञान होता है, तो पहले इनको नॉलेज नहीं थी। पहले मीर जाफर जब आए थे तो उन्होंने सोचा था कि ठीक है, बंगाल के नवाब हम हो गए, लेकिन नवाब में जब इज्जत ना हो और जब कोई इनकम ना हो, बंगाल की इनकम नहीं थी और एक्सपेंस था। अब एक्सपेंस कौन उठाएगा? अब अंग्रेज तो उठाने वाले नहीं, अंग्रेज तो व्यापार करने आए हैं, बाहर से हैं, व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन बंगाल का खर्च कैसे चलेगा? बंगाल के पब्लिक को जो है आपकी फैसिलिटीज कैसे मिलेंगी? तो वो व्यापार से ही होता था, ट्रेड से जो पैसा आता था वही जो है आपके एक तरह से इसमें लगता था। तो जब मीर कासिम को लगा यही चीज जो मीर जाफर को लगा था, तो मीर जाफर के बाद मीर कासिम ने जो है प्रोटेस्ट किया। जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया तो वहीं पर जो है आपके एक तरह से बात बढ़ती चली गई, और फिर ये इसने एक बैटल, एक वॉर का जो है आपके एक तरह से आप ये कहें कि चेहरा ले लिया। और बक्सर में, वहीं पर बक्सर है, बक्सर में जो है एक तरह से 1764 में जो है आपके फिर युद्ध हुआ, फिर एक बैटल हुई। और ये बक्सर की जो बैटल थी, ये जो है एक तरह से ऐसी बैटल थी जिसमें कि आपके मीर कासिम को जो है एक तरह से मार दिया गया और मीर कासिम फिर से मर गए। लेकिन इस बक्सर की युद्ध के बाद अब सारी चीज अंग्रेजों के हाथ में थी, लेकिन अंग्रेज जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। वो चाहते तो बंगाल के नवाब खुद हो सकते थे, लेकिन बंगाल के नवाब वो खुद नहीं होना चाहते थे। वजह ये थी, उन लोग मेन पर्पस आए थे ट्रेड के लिए। उन्होंने कहा हमें ट्रेड देखना है कि बंगाल के नवाब बन के बैठना है। तो इसलिए उनका ट्रेड जो है सफर करता, इसलिए वो किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फिर से क्या किया, फिर से मीर जाफर को बुलाया और मीर जाफर को फिर से जो है आपके एक तरह से नवाब बना दिया। लेकिन अब की जो नवाब बनाया वो इस तरह से नहीं बनाया। अब की उन्होंने कंडीशंस लगा दी। कंडीशंस ये लगा दी, एक तो ये कि कंपनी को ट्रेड करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर माह पर मंथ जो है लगभग 5 लाख रुपए जो है मीर जाफर जो है एक तरह से कंपनी को दें, और ये कंपनी के रखरखाव के लिए, उनके एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए ये सारी चीज जो है मीर जाफर को ही देनी थी। अब जब मीर जाफर को जो है आपके ये इतने बड़ी अमाउंट, उस टाइम 5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, जबकि इतनी इनकम जो है नहीं हुआ करती। 5 लाख रुपए जो है पर मंथ के हिसाब से जो है आपके देने की जब बात हुई, तो मीर जाफर की क्योंकि उस टाइम रेवेन्यू ना के बराबर थी, वजह यह था कि बंगाल जो है आपके एक तरह से फ्री ट्रेड कर रहा था, और ट्रेड की वजह से क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा था, और ट्रेड की वजह से क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा था, तो अब जो है एक तरह से फिर बात यह आई, क्लैशेस होने लगे। मीर जाफर जो थे वो पैसा भी नहीं दे पाए, और उसी बीच में 1765 में उनकी भी डेथ हो जाती है। अब उनकी डेथ हो गई तो अब वहां पर फिर जो है एक वॉइड क्रिएट हो गया, एक जगह खाली हो गई। अब वो जो एक जगह जो खाली हुई कि अब ना तो सिराजुद्दौला भी मर गए हैं, मीर कासिम भी मर गए हैं, मीर जाफर भी मर गए हैं, अब कोई ऐसा पपेट रूलर नहीं है उनके पास जो बंगाल को देख सके। तो अब इन्होंने क्या किया, देखिए अब देखिए यहां पे सारी चीजें हो गई। थोड़ा सा बक्सर के युद्ध के बारे में जाने। बक्सर का युद्ध हमने ऐसे ही डायरेक्टली बता दिया कि हाँ बक्सर का युद्ध हुआ, लेकिन बक्सर के युद्ध में क्या क्या चीजें हुई। मीर कासिम तो थे ही, मीर कासिम के साथ साथ जो है आपके एक तरह से और लोग भी जो है इसके साथ जो है अलाइज में थे। जैसे मीर कासिम थे, फिर जो है शाह आलम सेकंड थे, ये भी इनके साथ मिल गए। फिर शुजाउद्दौला थे जो आपके नवाब अवध के थे। ये सब मिल करके जो है इन्होंने 40,000 की एक बड़ी फोर्स बना ली थी। और सामने थे रॉबर्ट क्लाइव,
रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी जो थी वो जो है मेजर हेक्टर मुनरो के जो है आपके एक तरह से कमांड में थी और 18,000 मैन इनके थे। तो इंग्लिशमैन के पास 18,000 आदमी थे और जबकि उनके पास 40,000 आदमी थे। लेकिन क्योंकि जो आपकी इनकी टीम थी, जो आपके इंग्लिशमैन थे, इनके पास मस्कट थी। मस्कट के मतलब ये था कि उस टाइम जो है आपके मस्कट होने का मतलब ये होता है कि बहुत जो है टेक्नोलॉजी वाली नई चीज। मस्कट होती है बड़ी वाली बंदूक, जो डबल बैरल या सिंगल बैरल जो बंदूक होती है बड़ी वाली, तो वो तब तक आ चुकी थी। तो इनके आर्मी के पास पूरे मस्कट थी। तो मस्कट होने की वजह से ये थोड़ा सा जो है आपके मजबूत थे, भले ही नंबर में कम थे लेकिन जो है आपके मजबूत थे। तो इनके पास आर्म्स जो थे, आर्म्स एंड एम्युनिशन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग थे। और मीर जाफर ने एक ऐसी कैवलरी जो है तैयार की थी जो अफगान से तैयार की थी और वो भी जो है आपके अच्छे लड़ाकू थे वो। तो जो आपके एक तरह से जो कैवलरी होती है जो मीर जाफर की होती है वो इनको जो है आपके एक तरह से कुछ हद तक जो है फाइट देती है। लेकिन लास्टली क्या होता है कि लास्टली जो है आपके ब्रिटिशर्स की विजय हो जाती है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और एक तरह से जो बंगाल होता है, बिहार है, उड़ीसा है, ये जो पूरा मेजर पोर्शन होता है ये इनके कब्जे में चला जाता है। तो बैटल ऑफ बक्सर में अगर आप देखेंगे तो बक्सर के युद्ध में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपके एक तरह से ये हुई कि लास्टली जो आपके एक तरह से जो ग्रुप बना था, जो मीर कासिम का और जो है आपके शाह आलम का और शुजाउद्दौला का, तो ये सब जो है आपके एक तरह से इनका जो पूरा ट्रूप बना, तो ये ट्रूप जो है मिल करके आपस में मिल करके ये लोग, क्योंकि इनको पता था अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए आपस में मिल करके 40,000 की पूरी फोर्स इन्होंने तैयार करी और उस 40,000 की फोर्स के साथ जो है उन्होंने अटैक किया। लेकिन इनके पास क्योंकि आपके एक तरह से टेक्नोलॉजी वाइज ही ज्यादा साउंड थे, इनके पास बंदूकें थी, मस्केटियर्स थे, मस्कट थे, तो इस तरह से जो है आपके डबल बैरल, सिंगल बैरल बंदूकें थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने फाइट जो है एक, क्योंकि अब जो लड़ाई थी वो आपके सिंपल लड़ाई नहीं या फिर तलवारों वाली लड़ाई नहीं या पैदल वाली लड़ाई नहीं थी, क्योंकि अब गन्स क्योंकि आ गई थी तो गन्स की फाइट थी, कैनन था। तो जिसकी वजह से जो है आपके एक तरह से बक्सर के बैटल में भी इंग्लिशमैन ही क्या हुए, विक्टोरियस हुए। तो उन्हीं की विक्ट्री हुई और एक तरह से पूरी तरह से जैसे मीर कासिम जो है उनको भी मारा गया, वो मर गए और उसके बाद जो है लगभग बंगाल की तरफ से कोई प्रोटेस्ट करने वाला जो है आपके शामिल नहीं हुआ। अब जब सारे लोग खत्म हो गए, अब बंगाल में कोई जो है आपके लीडर नहीं दिख रहा है। अब बड़ा डायलेमा में सारी चीजें चल रही थी और लॉर्ड क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव, ये इस चीज को मान रहे थे कि हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए। अभी तक ये मान रहे थे कि हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग को ट्रेड को एक्सपैंड करना है। लेकिन बाद में इन्होंने ये किया कि नहीं, अब नवाब जो है दूसरे को नहीं बनाते हैं, नवाब हम लोग खुद बन जाते हैं। तो इनका जो है आपके एक तरह से अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया कि क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर किया, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्फ। तो ये जो है एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो इनको जो है आपके लेना पड़ा और एक तरह से जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद जो है आपके दीवानी लेने का जो है आपके डिसीजन ले लिया, क्योंकि दीवानी इनको जो है बंगाल की, उड़ीसा की, बिहार की मिल चुकी थी। तो ये जो है इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोग नवाब बनेंगे और हम लोग जो है आपके इसको पूरा कंट्रोल को लेकर के चलेंगे। तो 1765 में जो है इन्होंने मुगल एम्परर से अपॉइंट करा लिया कि जो है कंपनी जो है वही दीवान का काम करेगी, पूरे बंगाल के प्रोविंस को वही जो है आपके कंट्रोल करेगी। तो ये जो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। और जो अभी तक प्रोटेस्ट होते आ रहे थे, प्रोटेस्ट कोई भी कर रहा था, प्रोटेस्ट चाहे वो आपके एक तरह से मीर कासिम ने किया, मीर जाफर ने किया, शुजाउद्दौला ने किया, फिर ये सारे जितने भी जो है आपके प्रोटेस्ट हो चुके थे, वो प्रोटेस्ट ना हो अब, इसलिए इन्होंने एक्सेप्ट क्या कर लिया, इन्होंने एक्सेप्ट ये कर लिया कि हम लोग खुद नवाब बनेंगे और फिर जो दीवानी है
उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दीवानी मिलने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, वो ये हुई कि रेवेन्यू जो बंगाल की थी वो अब यूज कौन करेगा, अब अंग्रेज करने लगेंगे। अब बंगाल की जितनी भी रेवेन्यू होगी या जितनी भी इनकम होगी, अब बंगाल का कोई भी जो है एक तरह से जो है यूज नहीं कर पाएगा, बल्कि यूज कौन करेगा, यही इंग्लिशमैन करेंगे। तो ये जो है आपके एक तरह से कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज हो गई। अब देखिए, जब नवाब खुद जो है आपके एक तरह से अंग्रेज बन जाएंगे, तो जो पूरे बंगाल की रेवेन्यू होती है, इनकम होती है, वो अब वही यूज करेंगे। अब कोई प्रोटेस्ट करने वाला भी नहीं है, वही यूज भी करेंगे। तो एक तरह से ये कहा जाए कि जो ट्रेड था वो और अब कायदे से स्मूथली चलने लगेगा। अच्छा, ट्रेड में एक चीज और थी कि जब यहां से जो है आपके विद्रोह शुरू हुआ, जैसे पहला विद्रोह क्या था, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, यहां से जो सामान जाता था उसके जो है आपके एक तरह से उसके सपोर्ट में आप ये कह सकते हैं, या जो है आपके उसकी वापसी में जो प्रोडक्ट मिलता था वो गोल्ड मिलता था इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड जो है गोल्ड देता था इंडिया को। तो ये है कि यहां से सामान, ये सारे प्रोडक्ट जाते थे, वहां से गोल्ड आता था। लेकिन जैसे ही प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो बैटल ऑफ प्लासी होते ही तो गोल्ड का फ्लो थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि वहां के लोगों को यह पता चल गया कि इंडिया में जहां पे हमारी कंपनी ट्रेड कर रही है, वहां पर उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इवन वॉर करनी पड़ रही है। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके गोल्ड के जो है एक्सपोर्ट को रोकना शुरू कर दिया। और जब बक्सर का हुआ, जब सेकंड जो है आपके बैटल हुई बक्सर के बाद, तो पूरी तरह से स्टॉप कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने व्यापार नहीं किया। अब क्योंकि नवाब इनके खुद के बन गए थे, इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, इनको एक्सपैंड करने में आसानी हुई। ट्रेड एक्सपैंड करता चला गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये अपने हिसाब से बढ़ाते चले गए। और एक तरह से ये कहा कि जितनी भी फाइनेंस कंपनी थी, वो एक तरह से कंपनी का जितना भी फाइनेंस था और जितनी भी आपके एक्सपेंसेस थे, वो खुद बियर आउट करने लगे। वजह ये थी कि पूरा बंगाल की जितनी भी इनकम थी वो अब यूज करने लगे। किस चीज में ज्यादा यूज करते थे, ज्यादा जो यूज होता था वो एक तरह से जो है आपके सिल्क में को खरीदने में, जो कॉटन और सिल्क खरीदते थे, क्योंकि यहां से कॉटन और सिल्क जाता था। तो जितना भी पैसा आता था बंगाल में, तो वो बंगाल के लिए ना खर्च करके बल्कि उस पैसे का यूज अपने ट्रेड के लिए करने लगे। और वो जो ट्रेड के लिए करने लगे, तो उसी पैसे से वो क्या खरीदते थे, कपास खरीदते थे, उसी पैसे से जो है आपके एक तरह से सिल्क खरीदते थे, और उसको खरीद करके जो है आपके एक तरह से अपने ट्रेड को वो बढ़ा रहे थे। तो ये जो है आपके कंडीशन थी। दूसरी चीज, जो आपके इनकम थी उसी से अपनी जो बिल्डिंग को बनाना है, अपने जो रहन सहन के जो ट्रूप्स थे उनके खर्चे थे, उनके खर्चों को जो है बेयर आउट करना है। तो ये सारी चीजें वो उसी पैसे से कर रहे थे जो इनको बंगाल से मिलता था। तो ये बंगाल के अब नवाब हो चुके थे, या आप ये कह सकते हैं कि दीवानी इनको हासिल हो चुकी थी। और दीवानी मिलने की वजह से क्या हुआ कि आपके एक तरह से इनको फुल फ्लेज्ड पूरी जो है जितना भी इनकम हो रही थी उसको यूज करने का इनको एक तरह से टिकट मिल गया, या इनको परमिशन मिल गई, या आप ये कह सकते हैं कि इनके हाथ में पूरा कंट्रोल आ गया। अब कोई प्रोटेस्ट करने वाला नहीं, इसलिए आसानी से जो है आपके अपने फ्लो को इन्होंने बना लिया। अब देखिए, टॉपिक आता है कंपनी ऑफिशियल बिकम्स नवाब। नवाब्स जो है वो कब, ये किस टोन में कहा गया या किस तरह से कहा गया। एक्चुअल में यहाँ पर जितने भी आपके एक तरह से ऑफिशियल्स थे इंग्लिशमैन, वो यहाँ पर वर्क कर रहे थे, वहाँ पर पैसा कमाते थे, अपना वर्क करते थे। और जब से बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्योंकि जो है रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, लॉर्ड क्लाइव ने, कि अब जो है जो इंग्लिशमैन है वही नवाब बन जाए, उसका जो है आपके प्रपोजल था। तो अब वही नवाब बन जाए, तो इस तरह से इंग्लिशमैन अब नवाब बनने लगे और उन्हीं के हाथ में पूरी अथॉरिटी आ गई, और वही जो है पूरे रेवेन्यू को पूरी तरह से खर्च करने लगे। तो ये जो है आपके एक तरह से चेंज आया था कि यहाँ का जो है आपके पपेट रूलर नहीं, बल्कि वहाँ का इंग्लिशमैन ही कोई ना कोई नवाब बन जाए। अच्छा, ये जब वहाँ जाते थे वापस, इंग्लिशमैन जब यहाँ इंडिया आते थे, यहाँ वर्क करते थे, सारी चीजें हैं, जब इंग्लैंड वापस जाते थे
अब क्योंकि इनको नवाब बना दिया गया था, तो यही नवाब को अंग्रेजी जितने होते थे, इंग्लिशमैन जितने होते थे, वो प्रोनाउंसिएट कैसा करते थे, नवाब्स, नवाब्स, तो उन्हीं को नवाब को नवाब्स कहते थे। तो अब जितने यहां से जाते थे, जिनको आपके एक तरह से पूरा अपना टर्म पूरा करते थे, कुछ टाइम के लिए भेजा जाता था, वो अपना वर्क करते थे, नवाब बना दिए जाते थे, वो पूरा वर्क करके जब वापस जाते थे तो वहां पर उनको नवाब्स कहा जाता था, नवाब्स। तो नवाब्स के नाम से वहां पे फेमस होते थे। और कुछ लोगों को इवन जैसे मान लीजिए उनकी मिमिक्री भी की जाती थी, उनको जो है उनका फन भी बनाया जाता था कि नवाब्स हैं, तो इस तरह की चीजें की जाती थी। इवन वहां के फनीएस्ट चीजों में उनको शामिल कर लिया जाता था। और वहां पर जो है जैसे प्लेज होते थे या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री होती थी, तो इस तरह से उनका जो है उसमें वहां पर एक तरह से उनका मजाक उड़ाया जाता था, फन बनाया जाता था। तो ये सारी चीज जो है उनके साथ थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सीधे एग्जाम्पल रॉबर्ट अगर हम क्लाइव का लें, तो उनकी अगर आप उसको देखें तो यही चीज आता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो इंडिया कब आए, 1743 में, जब 18 साल के वो थे यहां पे आए। उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल कब बने, 1764 में, 1764 में बने। और 1767 में वो इंडिया छोड़ करके चले गए। जब इंडिया छोड़ करके गए तो उनके अकाउंट में कितने डॉलर थे, $4,01,102। तो $4,01,102 उनके अकाउंट में था। तो ये अकाउंट में इतना पैसा आया कैसे? तो उनकी तो सैलरी भी जो है आपके एक तरह से इंग्लिशमैन जो उनको देते थे वो उतनी नहीं थी। तो अब ये क्वेश्चन उठ गया कि इतना बड़ा अमाउंट इनके जो है आपके कैसे आया। तो क्रॉस चेक किया गया, एग्जामिन किया गया 1772 में इनको। तो यहां पर इनके ऊपर केस चला। तो केस चला 1772 में, एग्जामिन किया गया। तो उनको इतना गिल्टी फील हुआ इस बात का कि उन्होंने 1774 में सुसाइड कर लिया। तो इवन सुसाइड कर लिया कि मेरे ऊपर जो है आपके एक तरह से ये जो है आपके एक तरह से बोला जा रहा है कि हम जो है करप्शन में थे, हमने करप्शन से इतना पैसा कमाया है, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह से अब यहां से जाने वाले जितने लोग हुआ करते थे, तो वो जो है एक तरह से नवाब की तरह से वहां पर रहते थे या जो है आपके ट्रीट किए जाते थे। तो इसलिए वहां पे जो यहां से गए हुए लोग होते थे उनको वहां पर क्या बोला जाता था, नवाब्स, नवाब्स। तो नवाब्स बोला जाता था। तो वही नवाब्स जो है आपके एक तरह से आप ये कहें कि यहाँ की जो नवाब थे वो एक तरह से इंग्लिशमैन जो थे वो आपके एक तरह से नवाब्स में कन्वर्ट हो जाते थे। तो ये जो है एक तरह से कहा जाए कि सिर्फ बोलने का लहजा था जो है उनको बोला जाता था, जो यहाँ पर एक तरह से जैसे गवर्नर किसी स्टेट का या किसी जो है रीजन का जो है बनाया जाता था। तो वो क्योंकि यहाँ पर जो है आपके एक तरह से उस भूमिका को निभाता था जो नवाब निभाते थे। तो किसी जगह का नवाब अगर होना या गवर्नर उस जगह का होना, तो वो एक तरह से इंग्लिशमैन उसको नवाब्स बोलते थे। तो ये जो है एक तरह से स्लैंग था, आप स्लैंग कह सकते हैं कि नवाब जो है वो स्लैंग है नवाब का। तो ये जो है एक तरह से बहुत ज्यादा जो है आपके लोगों के साथ किया गया। और इंग्लैंड में इस तरह से उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए जो कि यहां से वापस गए तो वहां पर जो है उनका इस तरह से फन किया गया। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई, जब से आई तो 1757 से लेकर के 1857 तक लगभग 100 साल के पूरे हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो कभी भी इंग्लिशमैन ने कभी अटैक नहीं किया, कभी कोई वॉर नहीं किया, कभी कोई बैटल नहीं किया। बस ले दे करके जो है बैटल ऑफ प्लासी हुआ और 1764 में जो है बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बस ये दो आपके वॉर्स थी जो आपकी हुई। लेकिन मेनली क्या था कि होता क्या था कि जितने भी आपके एक तरह से इस तरह से जितने भी लोग हुआ करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से कंसर्निंग हुआ करते थे, वो जब इंडिया आते थे या किसी रीजन में अपॉइंट किए जाते थे, तो अपॉइंट करने के बाद उस रीजन का जब वो एक तरह से चार्ज लेते थे या जो है आपके एक तरह से पूरा कंट्रोल लेते थे, तो कंट्रोल लेने के बाद उस पूरे रीजन को एक्सपेंड करने की कोशिश करते थे। अब ये एक्सपेंशन किस आधार पर होता था?
ईस्ट इंडिया कंपनी खुद जो है एक्सपैंड इंडिया में करना चाहती थी, वो किस आधार पे होता था? ये होता था आपके एक तरह से पॉलिटिक्स के आधार पर। तो ये एक डिफरेंट अप्रोच हुआ करता था, इकोनॉमिकल अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच, सोशल अप्रोच, जिससे कि ये अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते थे। ये चाहते थे कि जगह जगह पर हम लोग एक्सपैंड होते चले जाएं। तो अब कुछ जगह तो ये खुद नवाब बन गए, जैसे बंगाल के नवाब बन गए, अवध के नवाब बन गए, तो ये कुछ जगह तो इन्होंने अब कब्जा कर लिया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रूलर्स थे जिनको जो है आपके एक तरह से, जहां पर जो है आपके इंग्लिशमैन जो है नहीं पहुंचे थे, ना इंग्लिशमैन का कोई कंट्रोल था वहां पे। तो अब वो रूलर्स जैसे, क्योंकि अब इंटेंशन ये हुआ कि पूरे भारत को जो है एम्पायर में कन्वर्ट करना है, ब्रिटिश एम्पायर में, तो पूरे भारत पे तो एम्पायर का जो है इनके कब्जा था नहीं। तो ऐसी कंडीशन में बीच बीच में जो रूलर्स हुआ करते थे, जो इनका रिवोल्ट करते थे, जो इनको नहीं पसंद करते थे या इनका इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करते थे, तो अब अंग्रेज यहां एंटर कैसे करें? तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक लॉ बना दिया। एक लॉ ये बना दिया कि एक रेसिडेंट जो है इनकी तरफ से अपॉइंट किया जाएगा। तो रेसिडेंट जो अपॉइंट किया जाता था वो क्या करता था, वो किसी ना किसी हर एक जगह पर, अब इनका पूरा जो एम्पायर था या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ये चाहती थी, ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हर जगह भले ही कंट्रोल किसी का भी रहे लेकिन उनका आदमी जरूर रहे। तो इन्होंने जगह जगह रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। रेसिडेंट क्यों अपॉइंट कर दिया? कि इनका अगर एक आदमी रहेगा तो वो जो है इंटरफेयर करेगा ही करेगा। तो इंटरफेरेंस करने के लिए एक तरह से हर जगह पे किस थ्रोन पे कौन बैठेगा, कौन सी पोस्ट किसको देना चाहिए, कौन किसके लायक है या कौन किस पोस्ट पर जाएगा, तो ये सारी चीजें जो डिसाइड करना होता था पहले रूलर करता था। लेकिन जब से रेसिडेंट्स बना दिए गए, तो रेसिडेंट्स इसलिए बनाए गए क्योंकि इंटरफेरेंस जरूरी था। तो इंटरफेरेंस जब तक नहीं होगा तब तक उनके आदमी खुद एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने उस जगह जहां पे रूलर्स जो है आपके अभी भी बचे थे, जहां पर लोकल रूलर्स का रूल चल रहा था, जहां पे ब्रिटिश एम्पायर अभी नहीं पहुंचा था, तो उस रीजन में इन्होंने क्या किया, रेसिडेंट्स को जो है अपॉइंट कर दिया। और वो रेसिडेंट अपॉइंट हो गया और उस रीजन में पहुंच गया। उसका सिर्फ ये काम होता था कि आपके जितनी भी अपॉइंट कैसे किया गया, अपॉइंट इस तरह से किया गया, ये कहा गया कि जो रेसिडेंट्स होंगे वो जो है आपकी जितनी भी पॉलिसीज है जो भी आपके ब्रिटिशर्स की, वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को रूलर को जो है आपके बताएंगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज नई आ रही है, क्या है, उसके वेयर अबाउट्स बताएंगे। तो रूलर को भी उन चीजों के बारे में पता रहेगा कि हाँ ये सारी चीजें हैं। ये करके रेसिडेंट्स को जो है आपके एक तरह से उनको एंटर करवाया गया। और जिस जगह पर रेसिडेंट अंदर गए वहां पर क्या है, पॉलिटिकली वो स्टंट करने लगे। वो आपस में क्या है, जैसे कहा जाता है ना कि आपके एक षड्यंत्र रचने लगे, जिससे कि अंदर ही अंदर वो क्या करते थे, वो इंटरफेरेंस करने लगे कि इस जो है पद पर, इस पोस्ट पर इसको नहीं, इसको होना चाहिए, इस पोस्ट से इसको हटा करके इसको बैठा देना चाहिए। ये सारा इंटरफेरेंस जो होता था ये थ्रू रेसिडेंट्स होने लगा। और रेसिडेंट्स के एंटर करने की वजह से रूलर्स अब धीरे धीरे करके आपके कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि अंदर ये पहुंच करके फूट डालने लगे आपस में। तो इसलिए जो रूलर्स जो आपके कंसोलिडेटेड थे, स्ट्रेंथियर थे, जो बहुत ताकतवर थे, तो उनके यहां फूट डालने वाला काम जो है इन रेसिडेंट्स ने करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये कमजोर होते चले गए और ब्रिटिशर्स को आसानी होगी उनको कैप्चर करने में। इसलिए ये काम जो है आपने ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया। अब देखिए, जैसे लॉर्ड वेलेस्ले थे, लॉर्ड वेलेस्ले जो थे ये 1798 से लेकर के 805 तक थे। लॉर्ड वेलेस्ले जो थे, इन्होंने पहले तो इनकी मानना कुछ और था और फिर इनके अंदर कुछ चेंज आ गया। इनका मानना क्या था? इनका मानना यह था कि जो आपके एक तरह से जो रीजन है जहां पर ब्रिटिशर्स नहीं है उसमें हमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, इंटरवीन नहीं करना चाहिए, इंटरफियर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कि उसके अंदर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब ये देखा कि ये सब जो है आपके रूलर्स रिवोल्ट कर रहे हैं अभी भी और इनके एक्सपेंशन को रोक रहे हैं, ब्रिटिशर्स को जो है पूरी तरह से ट्रेड नहीं करने दे रहे हैं,
कुछ ना कुछ जो है आपके एक तरह से रेजिस्टेंस प्रोवाइड हमेशा कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने ही जो है आपके एक सब्सिडियरी अलायंस बनाया। तो सब्सिडियरी अलायंस क्या था? सब्सिडियरी अलायंस जो है वेलेस्ले ने ही आपके जारी किया अपने रिजीम में। अब ये क्या था? इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स और जितना भी प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली स्टेट के मतलब जो रूलर्स थे छोटे छोटे, वो प्रिंसली स्टेट कहलाता था। तो प्रिंसली स्टेट जितना था और ब्रिटिशर्स, ये दोनों जो है आपके एक समझौते पर आए। अलायंस का मतलब क्या होता है? समझौता। तो सब्सिडियरी अलायंस क्या था? इन्होंने कहा ब्रिटिशर्स दोनों समझौते पे आते थे और ये समझौता करते थे। और दूसरी चीज, इस समझौते के हिसाब से वेलेस्ले ने यह कह दिया कि अगर आपको जो है स्वतंत्र रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है और प्रिंसली स्टेट की तरह रहना है, तो आप सब्सिडियरी अलायंस करिए, और नहीं तो ब्रिटिशर्स के अंडर में हो जाइए, ब्रिटिशर्स को उसको जो है एम्पायर में शामिल हो जाइए। तो ब्रिटिशर्स के साथ शामिल होने का मतलब ब्रिटिशर्स उसको ऑक्यूपाई कर ले पूरी पोजीशन को। तो दो ऑप्शन सबके साथ उन्होंने खोल दिया। तो ये आपके एक तरह सब्सिडियरी अलायंस करें या फिर जो है आपके क्या करें, आपके एक तरह से ब्रिटिशर्स के साथ हो लें, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएं। तो अब देखिए, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएं ये तो समझ में आता है, सब्सिडियरी अलायंस क्या है ये समझना जरूरी है। तो सब्सिडियरी अलायंस क्या था उस टाइम? उसने एक ऐसा पॉलिसी बनाई, पॉलिसी ये थी कि सब्सिडियरी अलायंस जो रूलर कर लेगा वो अपनी जगह पे रूलर बना रहेगा, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स जो है उसको जो है आपके एक तरह से जो भी चीज बताया जाएगा या जो भी चीज डायरेक्शन दिया जाएगा उस डायरेक्शन को फॉलो करना जरूरी होगा। और कुछ स्पेसिफिक अमाउंट, सब्सिडियरी अलायंस में यह था कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट और आर्मी, दो चीजों की बात कही गई थी कि जैसे जो आपके एक तरह से प्रिंसली स्टेट था, सबकी अपनी अपनी आर्मी थी लड़ने के लिए, तो सब आर्मी बनाए थे और ये आर्मी क्या करती थी? इन्हीं से लड़ती थी जो आपके इंग्लिशमैन थे। तो ये इंग्लिशमैन ये चाहते थे अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी पॉलिसीज से इन्होंने धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने सबसे कहा कि सब्सिडियरी अलायंस में इन्होंने ये सबसे पहली जो है आपके बात रखी कि किसी की पर्सनल आर्मी नहीं होगी, किसी भी प्रिंसली स्टेट की पर्सनल आर्मी नहीं होगी। पर्सनल आर्मी को आप हटा दीजिए, पर्सनल आर्मी नहीं होना चाहिए, तब प्रिंसली स्टेट रहेगा। प्रोटेक्शन कौन देगा? ब्रिटिशर्स देंगे, आपको आर्मी की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो जरूरत होगी बताइएगा, ब्रिटिशर्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देंगे। तो पहली चीज तो आपके सबकी आर्मी खत्म करवा दी। आर्मी जब खत्म करवा देंगे तो अब लड़ेगा कौन? ब्रिटिशर्स से। तब तो हम निहत्थे हो गए, हमारे पास कोई सोल्जर्स नहीं है, कुछ नहीं है, आर्म्स एंड एम्युनिशंस नहीं है, ना लड़ने वाले कोई लोग हैं, हमारी पूरी आर्मी खत्म करवा दिया। तो एक तो सबके पास कोई इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रहेगी, पहला काम उसने किया। दूसरा काम यह किया कि आपको हर माह, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देना है। किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए, या फिर जो है आपकी जितनी भी ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उस कंपनी के मेंटेनेंस के लिए, उनके ट्रूप्स के लिए है, उनके जितनी पॉलिसीज है उसको चलाने के लिए पैसा देना था। और ये जो रूलर करेगा ऐसा तो वो आपके एक तरह से अपनी जगह बना रहेगा, प्रिंसली स्टेट में बना रहेगा। तो प्रिंसली स्टेट के लिए पहली चीज क्या मानना था? पहली चीज आर्मी नहीं रखना था, दूसरी चीज हर महीने पैसा देना था। अब जैसे अवध के जो आपके एक तरह से नवाब थे 1801 में, 1801 में जो इन्होंने क्या किया, ये पैसा नहीं दे पाए। जब ये पैसा नहीं दे पाए तो इनके खिलाफ क्या हुआ? इनको सीधे सीधे जो है एक जो है फरमान सुना दिया गया, अंग्रेजों ने सुना दिया, वो ये कि आपको आपकी आधी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। और इस बिहार पर, और ये सब्सिडियरी अलायंस का जो है आपके एक पार्ट था, सब्सिडियरी अलायंस के अंदर ही ये था कि आर्मी नहीं होगी, पैसा दिया जाएगा, पैसा देने में अगर असक्षम होगा आदमी, नहीं दे पाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। तो अवध के 1801 में जो बंगाल जो अवध के जो आपके नवाब थे वो पैसा नहीं दे पाए। जब पैसा नहीं दे पाए तो उनकी हाफ प्रॉपर्टी को सीज कर लिया ब्रिटिशर्स ने। तो इस तरह की पॉलिसी इन लोगों ने बना दिया था कि आदमी अपने आप से फंस गया, या तो ये करे या ये करे, और दोनों फेवरेबल था किसके लिए? आपके ब्रिटिशर्स के लिए। फेवरेबल कैसे था? अगर सब्सिडियरी अलायंस कर लेगा तो पैसा भी दे रहा है, उनकी बात भी मान रहा है, आर्मी भी नहीं रखेगा,
और सब्सिडियरी अलायंस नहीं करेगा तो पूरा एम्पायर ही फिर क्या हो गया, ब्रिटिशर्स का हो गया। ये जो है आपके इस तरह की, तो वेलेस्ले ने जो है बहुत सोची समझी एक प्लानिंग के तहत जो है आपके ये पॉलिसी शुरू करी। अब देखिए जो मिड इंडिया था, नॉर्दर्न इंडिया था, वहां तक तो आपके अंग्रेज पहुंच चुके थे, जो ईस्टर्न कोस्ट से पहुंचे थे, बंगाल से पहुंचे थे, फिर इसके बाद बिहार एंटर किए, उड़ीसा एंटर किए, फिर अवध के मैदान तक पहुंच गए। अवध का मैदान मीन्स ये यूपी वाला पूरा रीजन था, वहां तक पहुंच गए। मेनली क्या हुआ करता था कि जैसे साउथ के पोर्शन में अगर हम देखें तो जैसे हैदराबाद का पूरा रीजन था, हैदराबाद के नवाब बहुत अपोज करते थे, वो लास्ट तक नहीं जो है आपके एक तरह से उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के साथ आए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, साउथ में सूर का जो क्षेत्र था वो बहुत स्ट्रेंथियर था। उसमें क्या था कि जो हैदर अली थे, हैदर अली जो है वहां के जो है एक तरह से एम्परर थे और सुल्तान थे, और वो जो है आपके 1761 से लेकर के 1782 तक वो थे, और फिर 1782 से लेकर के 1799 तक कौन था, उनके बेटे टीपू सुल्तान थे। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान दो ऐसे नाम थे जिन्होंने जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि सदर्न इंडिया में अपना झंडा गाड़ रखा था। तो ये क्या था कि पूरी तरह से कंट्रोल उन लोगों को था, क्योंकि इनके पास रीजन था इनकी स्ट्रेंथ का। वजह यह थी कि जो हैदर अली थे इन्होंने काफी रिलेशन बना रखे थे फ्रेंच से, तो और यही रिलेशन टीपू सुल्तान ने आगे बना रखे थे फ्रेंच से। तो इन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी को फ्रांस की हेल्प से, जो फ्रांस था, फ्रांस एक तरह से कट्टर दुश्मन था ब्रिटिशर्स का, और फ्रांसीसी यहां पे आए थे, तो फ्रांस से जो है दोस्ती कर ली थी टीपू सुल्तान और हैदर अली ने। तो जब दोनों ने दोस्ती कर ली तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस की हेल्प से मॉडर्न जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी थी वो यहां पर मंगा लिया। इंडिया में वो सारी चीजें नहीं थी जो टीपू सुल्तान और हैदर अली के पास थी। तो उनके पास ऐसे वेपन्स थे, ऐसी चीजें थी जो कि आपके किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। तो इसलिए उनको दूर दूर तक उनकी आर्मी को कोई छू भी नहीं सकता था। तो उसका रीजन क्या था, बस यही था कि फ्रांस से क्लोज रिलेशन, और फ्रांस के क्लोज रिलेशन की वजह से क्या है, उनको फ्रांस से हेल्प मिलती थी, और जितनी भी आपके एक तरह से मॉडर्न आर्म्स एंड एम्यूनिशन था वो सब जो है उनको अवेलेबल होता था। बल्कि उनकी एक कहानी भी है कि टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान की एक कहानी भी है कि फ्रांसीसी किसी दोस्त के साथ वो जा रहे थे शिकार पे, और शिकार पे जाते टाइम जो है आपके एक तरह से जो है शेर ने अटैक कर दिया। तो ये जो है आपके जो जब ये अटैक किया तो एक तरह से टाइगर ने अटैक किया, तो टाइगर के अटैक में वो हड़बड़ा करके, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनका बंदूक गिर गई। जब उन बंदूक गिर गई तो निहत्थे हो गए, और जो है आपके एक तरह से टाइगर ने अटैक कर दिया। जब टाइगर ने अटैक कर दिया तो जो फ्रांसीसी दोस्त को उन्होंने पीछे किया, और टीपू सुल्तान खुद उससे लड़ते रहे, उसके जबड़े को पकड़े हुए लड़ते रहे। भले ही वो लहूलुहान हो गए थे पूरा, लेकिन उसके जबड़े को पकड़े रहे, और उन्होंने जो है जबड़े को एक तरह से पकड़ करके रखा था जब तक कि उसको जो है दूर फेंक नहीं दिया। दूर फेंक करके फिर वो जो है आपके एक तरह से गन पकड़ते हैं, गन पकड़ के फिर गन से शूट करते हैं, तब जाकर के वो टाइगर मरता है। इसीलिए जो है टीपू सुल्तान को जो है डेक्कन का टाइगर भी कहा जाता है। तो डेक्कन का टाइगर भी उनको इसी वजह से कहा गया। वजह यह था कि यहां तक कि टाइगर को भी मार देते थे या उनको शिकस्त दे देते थे। तो ये आपके एक ये था। तो दोनों लोग बहुत ही ज्यादा जो है आपके एक तरह से आप ये कहेंगे बहुत स्ट्रेंथियर थे, और इनकी आर्मी बहुत स्ट्रेंथियर थी। पूरा मालाबार कोस्ट जो था, जो आपके एक तरह से आपके मालाबार कोस्ट पूरा केरला का है, तो केरला के पूरे मालाबार कोस्ट को अगर आप देखें तो पूरे मालाबार कोस्ट पर इनका पूरा कंट्रोल था, और मालाबार कोस्ट पर ही पेपर जो है आपके स्पाइसेस, कार्डोमोम, ये सारी चीज जो है यहीं से एक्सपोर्ट होती थी। तो और ये एक्सपोर्ट जो आपके होती थी, ये जो है इस पर इन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, प्रतिबंध लगा दिया, और एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया, इंग्लिशमैन को देना बंद कर दिया। तो अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को ये सामान मिलने नहीं पाया।
एक्सपोर्ट्स जो है आपके एक तरह से जो आपके जितने भी सामान हुआ करते थे ये सब जो है पूरी तरह से टीपू सुल्तान ने बंद कर दिया। और जब ये बंद कर दिया तो मेन जो आपके एक तरह से जो आपके सामान था, जैसे पेपर था, स्पाइसेस था, इवन चंदन था, चंदन बहुत जो है आपके एक्सपोर्ट हुआ करता था, तो वो जो है आपके एक तरह से पूरी तरह से रोक जब लग गई तो अब इंग्लिशमैन जो थे वो जो है घबराए। उसकी घबराने की वजह ये थी कि जो चीज वो इंपोर्ट करके ले जा रहे थे अपने ब्रिटेन में, उसकी पूरी सप्लाई बंद हो गई। और उसकी मेन सप्लाई कहां से थी? साउथ इंडिया से थी। और साउथ इंडिया के मेनली कहां पे? आपके केरला से, मालाबार कोस्ट से। तो मालाबार कोस्ट एक बहुत ही जो है रिचेस्ट कोस्ट माना जाता था उस टाइम भी, अभी भी माना जाता है स्पाइसेस और पेपर के लिए। तो सैंडलवुड, जिसको चंदन का जो है आपके वृक्ष कहा जाता है, सैंडलवुड था, पेपर था, तो ये सब जो है आपके स्पाइसेस था, कार्डोमोम था, ये सब पूरी तरह से जो है बंद कर दिया और इसका व्यापार बिल्कुल नहीं होने दिया। तो ये टीपू सुल्तान ने उस टाइम किया। और ये जब तक इन लोग थे तब तक जो है ये जो है आपके एक तरह से बहुत परेशानी हुई अंग्रेजों को आगे ट्रेड करने में। अब देखिए, मॉडर्नाइज आर्मी के होने की वजह से और बहुत स्ट्रेंथियर आर्मी के होने की वजह से तो हमेशा क्या होता था, जो आपके एक तरह से अंग्रेज थे ये बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। और खास तौर से ये दोनों, हैदर अली और टीपू सुल्तान, दोनों से बहुत डरे हुए थे। इनके रिजीम में जो है कहा जाता है कि 4 बार वॉर हुई, अंग्रेजों से 4 बार का युद्ध हुआ। पहला युद्ध जो था वो 1767 से 69 के बीच में हुआ था। फिर दूसरा जो आपके वॉर हुई थी वो 1780 से 84 के बीच में। तीसरी जो हुई थी वो 1790 से 92 के बीच में। और चौथी वॉर जो थी वो 1799। लास्ट वॉर जो हुई थी 1799 वो सेरिंगपट्टनम में हुई थी। और सेरिंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान मारा गया था। टीपू सुल्तान जो है आपके जब मारा गया तो उस टाइम जो है आपके एक तरह से किसी तरह का साउथ इंडिया में कोई बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेंथियर पर्सन या रूलर नहीं बचा था, क्योंकि हैदर अली पहले ही मर चुके थे। उनका लड़का टीपू सुल्तान क्योंकि जो है आपके एक तरह से वहां पर काबिज था और चारों वॉर्स उसने लड़ी जब तक की। तो शुरू के 3 वॉर्स में, तीनों में जो है आपके एक तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो कुछ नहीं कर पाए, तीनों में उनकी हार हुई। चौथे में जब टीपू सुल्तान मर गए तो उसके बाद फिर कोई हर्डल नहीं थी। और फिर उसके बाद जो है आपके एक तरह से पूरी तरह से एक तरह से साउथ इंडिया में भी जो है एक तरह से कब्जा हो गया ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिशर्स ने वहां पर भी क्या कर दिया, वहां पर भी सब्सिडरी अलायंस कर दिया। तो सब्सिडरी अलायंस जो आपके एक तरह से किया, तो वहां पर क्या लाए, किसको लाए ये लोग? इन्होंने खुद तो नहीं आए लेकिन वुडयार्ड्स को ले आए। वुडयार्ड्स जो है आपके एक तरह से पहले भी वहां पर राज्य कर चुके थे, तो वुडयार्ड्स को लेकर के आए और वहीं पर इन्होंने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस किया। और सब्सिडरी अलायंस जो है आपके ब्रिटिशर्स ने जब किया तो वुडयार्ड्स को उसी तरह से पेमेंट देना पड़ता था, सारी चीजें देनी पड़ती थी। अब साउथ इंडिया भी ब्रिटिशर्स के पूरे कब्जे में आ गया और कोई भी ऐसा जो है आपके एक तरह से रूलर नहीं बचा कि जो कि आपके एक तरह से ब्रिटिशर्स को फाइट दे पाता। तो जब तक हैदर अली और टीपू सुल्तान थे तब तक साउथ इंडिया में ब्रिटिशर्स एंटर नहीं कर पाए। अब पूरा आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ये पूरी तरह से सुरक्षित था, सेफ था। और 4 जो वॉर हुई, उन चारों वॉर में हर बार जो है ब्रिटिशर्स आपके एक तरह से शिकस्त हुए, 3 बार। चौथी बार में जब टीपू सुल्तान मर गया तब अल्टीमेटली जो है आपके एक तरह से हार का सामना करना पड़ा और ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली जीत गए। तो ये जो आपके एक तरह से साउथ इंडिया था, इसका कैप्चर होना बहुत जरूरी था ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि एम्पायर को अगर एनलार्ज करना था और रिवोल्ट को कम करना था और प्रोटेस्टेंट्स जितने हैं उनको कम करना था, तो साउथ इंडिया पे जो है कब्जा करना बहुत जरूरी था। क्योंकि मेनली प्रोटेस्टेंट्स जो थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो टीपू सुल्तान और हैदर अली थे जो कि वहां पर मौजूद थे, तो उनको जो है हराना बहुत जरूरी था। तो ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली 1799 में जब टीपू सुल्तान को मारा चौथी वॉर में, तो उसके बाद पूरी तरह से कंट्रोल साउथ इंडिया में इन ब्रिटिशर्स का हो गया और सब्सिडरी अलायंस करके इन्होंने अपनी पूरी जो है आपके स्ट्रेंथ फैला ली।
अब देखिए साउथ इंडिया के बाद जब साउथ इंडिया में जो है आपके टीपू सुल्तान का जो एम्पायर था वो जो है आपके कॉन्फिस्केट हो गया, तो अब धीरे धीरे करके इन लोग जो है बढ़े महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र का पूरा रीजन जो था प्लस मध्य प्रदेश वाला पूरा रीजन था, तो ये सब रीजन ऐसे थे जहां पर आपके अभी एक तरह से ये एम्पायर इनका पहुंचा नहीं था, ब्रिटिशर्स पहुंचे नहीं थे, वहां पर छोटे छोटे राजा जो है आपके राज्य कर रहे थे। तो मराठा जो थे ये यहाँ पर कंसोलिडेटेड जो है आपके पोजीशन में थे, तो इनसे भी जो है आपके वॉर हुई। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था, थर्ड वॉर ऑफ पानीपत, वो आपके मराठाओं के बीच में ही हुआ था, ब्रिटिश से और जो है मराठा के बीच में। उसके बाद जब मराठा जो है बुरी तरह से हारे, तो उसके बाद जो है फिर मराठाओं के साथ जो है एक तरह से जो छोटे छोटे आपके रूलर्स जिनका सारा एम्पायर कॉन्फिस्केट कर दिया गया था, उन सब ने एक इकट्ठा अपनी एक फौज बनाई और उस फौज ने मिल करके 3 वॉर लड़ी। तो ये एक तरह से पेशवा के अंडर में, जैसे भोसले थे, होलकर थे, तो ये सब जो है इन्होंने ये। तो हुआ क्या कि 18th सेंचुरी में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने लगभग एक तरह से मराठा को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब डिस्ट्रॉय कैसे किया या किस तरह से किया? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जैसे 1761 में मराठास का सबसे पहला ड्रीम जो था वो ये था कि मराठा ये चाहते थे कि हम किसी तरह से दिल्ली सल्तनत, दिल्ली वाला हिस्सा जो है, मेनली दिल्ली वाला क्षेत्र, दिल्ली और अजमेर वाला क्षेत्र, उसको जो है आपके पाने की कोशिश की उन्होंने, और वही उनका पूरा ड्रीम था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि मराठाओं के हारने से या ये जो ड्रीम इनकी थी ये खत्म हो गई। वजह यह था कि उस रीजन में किसने ऑक्यूपाई कर लिया? ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। इसलिए मराठाओं की जो ड्रीम थी रूल ओवर दिल्ली, वो खत्म हो गई और दिल्ली और अजमेर पूरा जो आपका जो क्षेत्र था वो से जो है इनकी दिल्ली और आगरा, अजमेर नहीं, दिल्ली और आगरा जो है इनके क्षेत्र में एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर के जो है आपके उसमें कब्जे में चला गया। अब जो छोटे छोटे राजा थे जो हारे थे, तो जैसे आपके गायकवाड़ थे, भोसले थे और आपके होलकर थे, सिंधिया थे, ये सब मिल करके इन्होंने क्या किया, पेशवा के अंडर में एक मिलिट्री फोर्स जो है आपके बनाई और पेशवा के अंडर में मिलकर के एक बड़ी फोर्स बनाई। और इस बड़ी फोर्स से, क्योंकि उन्होंने देखा कि हम लोग छोटे छोटे रूलर्स हैं, हम लोग डायरेक्टली अब जो है नहीं लड़ सकते ब्रिटिशर्स से, तो इसलिए इन लोग ने मिल करके एक बड़ी फौज बनाई और बड़ी फौज बना करके एक बड़े एरिया में अटैक किया, और जिसमें कि 3 वॉर हुआ और 3 बैटल लड़े गए। जैसे पहली वॉर जो थी वो 1782 में थी, जिसमें जो है सलबाई की जो है ट्रीटी की गई थी, ट्रीटी ऑफ सलबाई कहलाती है। फिर सेकेंड वॉर जो थी 1803 ऑफ से 5 तक थी, एंग्लो मराठा वॉर कहलाती है ये। और जो आपके तीसरी वॉर थी, थर्ड वॉर, ये भी एंग्लो मराठा वॉर थी, लेकिन इसी में जो है पूरी तरह से मराठा खत्म हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं और ब्रिटिश को क्या मिल जाता है? एक तो उड़ीसा, आगरा, दिल्ली, ये सब मिल जाता है, मतलब अपना पूरा कब्जा कर लेते हैं इन लोग। तो पहली चीज तो ये कि अंग्रेजों ने जो है एक तरह से छोटे छोटे जितने भी आपके राजा थे, जो गायकवाड़ थे, भोसले थे, आपके होलकर थे, सिंधिया थे, तो इन सबको धीरे धीरे पहले हराया। इन सबको जो है आपके एक तरह से इनका जो है राज्य था ये कॉन्फिस्केट किया। ये सब जो है आपके एक तरह से सहमे हुए थे, डरे हुए थे। तो ये सब कैसे जो है पहले क्या था? पहले ये था कि ब्रिटिशर्स से ये सब डर रहे थे अकेले लड़ने में, लेकिन जब ये पेशवा के अंडर में मिल करके एक बड़ी फौज बन गई तो इन्होंने कहा कि अब वॉर करते। तो ये 3 वॉर हुई, लेकिन तीसरी वॉर के बाद पूरी तरह से ये सारे जितने भी जो है आपके एलाइड आर्मी थी, ये एलाइड आर्मी पूरी तरह से खत्म हो गई और खासतौर से मराठा जो है आपके पूरी तरह से डिफीटेड रहे और जो है एक तरह से क्रश्ड हो गए, खत्म हो गए। फिर उनका जो है आपके एक तरह से उसमें कोई भी ऐसा जो है रूलर नहीं था मराठा में कि दोबारा जो है आपके आकर के जो है फिर से जो है री अटैक कर पाता। तो पूरी तरह से अंग्रेज ने उनको, उनके पूरे रीजन को, एम्पायर को पूरी तरह से जो है आपके एक तरह से कॉन्फिस्केट कर लिया। तो इसका मतलब पूरा अंपायर अब तक क्या है, क्योंकि उड़ीसा, दिल्ली और आगरा आने के बाद
अब लगभग लगभग इंडिया के मोस्ट ऑफ द पोर्शन पे अब जो है ब्रिटिशर्स पहुंच गए हैं, क्योंकि बंगाल उन्होंने पहले कब्जा कर लिया था, फिर जो है अवध तक पहुंच गए थे, फिर आपका उड़ीसा वाला रीजन भी कवर अप कर लिया था, फिर आपके साउथ इंडिया में टीपू सुल्तान को हराने के बाद पूरा वो भी जो है कैप्चर हो गया, कर्नाटक और ये सारे क्षेत्र, फिर आपका मराठा वाला क्षेत्र जो था ये अब जो है पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि पूरे इंडिया पर धीरे धीरे कब्जा होता चला जा रहा है। तो अब तक ब्रिटिश एम्पायर लगभग लगभग इंडिया के लगभग हर पोर्शन में पहुंचने लगे हैं। कुछ ही रीजन ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोकल रूलर्स रूल कर रहे हैं। अब देखिए द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी। पैरामाउंटेंसी क्या है? पैरामाउंट क्या होता है? पैरामाउंट होता है सुप्रीम पावर। पैरामाउंटेंसी मींस होता है सुप्रीम पावर। तो सुप्रीमेसी की तरफ अब हम लोग जो है एक तरह से ये कहा जाए कि जो है बढ़ रहे हैं। तो अब जो है हम लोग जा रहे हैं ये देखने के लिए कि कैसे सुप्रीमेसी अंग्रेजों ने पाई। तो अब सुप्रीमेसी किस तरह की? हर तरफ से जब इनका एम्पायर जो है आपके एक तरह से बड़ा होने लगा और हर तरफ इनका जो है आपके एक तरह से रूलिंग इन्हीं की स्टार्ट हो गई, तो जो छोटे छोटे राजा थे वो एक तरह से डर में आ गए, वो फ्यूरियस हो गए, वो डर में ये आ गए कि अब जो है हम लोग भी धीरे धीरे करके हम लोगों की भी विरासत चली जाएगी और जो है हम लोग जो बचे हुए हैं इनको भी जो है आपके अंग्रेज जो है एक तरह से हरा देंगे। तो पैरामाउंटेंसी की मतलब ये कि अब अंग्रेजों ने ये किया कि अभी तक हम लोग धीरे धीरे एक जगह दूसरी जगह जा रहे थे, लेकिन अब जो है खुल करके बोल देना चाहिए कि हम लोग सुप्रीम पावर हैं और अब हम लोग पूरे इंडिया पर राज्य करेंगे। तो यही था जो है पावर ऑफ सुप्रीमेंसी। और ये किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड हेस्टिंग ने जो गवर्नर जनरल थे कब? 1813 से 1823, ये 10 साल के इस बीच में इन्होंने क्या किया? पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी लाए। और इस पॉलिसी में क्या हुआ कि पूरा सुप्रीमेसी ब्रिटिश के अंपायर को मिली। अब ये थी क्या पॉलिसी? पॉलिसी ये थी कि कहीं पर भी जो अंपायर है पूरा का पूरा वो ब्रिटिशर्स ही रूल करेंगे, सारी कंट्रोल इकोनॉमी पर ब्रिटिशर्स की ही होगी, कोई इंडियन रूलर नहीं रहेगा। कहीं पर अगर इंडियन रूलर है भी तो वो वही काम करेगा जो ब्रिटिशर्स कहेंगे। और जो पावर ऑफ जो है आपके एक तरह से सुप्रीमेसी थी वो एक तरह से अब तक लोगों के भले ही पूरा एम्पायर जो है आपके ब्रिटिशर्स का नहीं बन पाया था, जगह जगह पे रूलर अभी भी रूल कर रहे थे, लेकिन वो इतने डरे सहमे थे कि लगभग लगभग उनका एक जो है आप ये कहें कि उनकी स्ट्रेंथ बन चुकी थी इंडिया में। तो ये एक सुप्रीमेसी जो है क्रिएट कर दी थी आपके वॉरेन हेस्टिंग ने अपने जमाने में। और उसमें क्या है कि उसमें जो है आपके सारे किंगडम को अल्टीमेटम दे दिया गया, सबको जो है छोटे छोटे रूलर है उसको हटाने लगे, उनके रीजन को कॉन्फिस्केट करने लगे, उनको जो है मारने लगे, ये चीज थी। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो इसका विरोध कर रहे थे। जैसे एक रानी थी, रानी चन्नम्मा। तो रानी चन्नम्मा जो थी साउथ इंडिया में, तो उन्होंने उसका विरोध किया लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। वजह ये थी कि ब्रिटिश अंपायर के सामने वो भी बहुत कमजोर हो गई। एक रैयन्ना थे, रैयन्ना जो थे उन्होंने भी जो है रिवोल्ट किया, लेकिन दोनों की अल्टीमेटली जो है आपके आखिर में पकड़ करके उनको मार दिया जाता है, डेथ कर दिया जाता है। तो जैसे आपके एक तरह से कित्तूर एक जगह है कर्नाटक में, कर्नाटक के कित्तूर में जो रेजिस्टेंस जो है आपके फॉर्म हुआ वो किसके द्वारा हुआ? रानी चन्नम्मा के द्वारा। रानी चन्नम्मा ने अपने किंगडम को जो है ब्रिटिश के हाथ में सौंपा नहीं, उन्होंने फाइट करने की कोशिश करी कि नहीं, हम जो है ब्रिटिशर्स को हम अपनी पावर जो है सुप्रीमेसी नहीं देंगे। तो कुछ दिन तक तो उन्होंने रेजिस्टेंस किया, लेकिन उनको 1824 में अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद उनको प्रिजन में डाल दिया गया। प्रिजन में जब डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, तो उनकी 5 साल के बाद जो है आपके एक तरह से 1829 में डेथ हो जाती है वहीं प्रिजन में ही। तो उनको कैद कर दिया जाता है। तो जितने ऐसे लोग थे जो एक तरह से आवाज उठा, सबको क्रश कर दिया जा रहा था। तो रानी चन्नम्मा भी थी, इनको भी जो है क्रश कर दिया गया। फिर रैयाना जो थे, रैयाना जो एक चौकीदार थे संगोली के, कित्तूर के, तो कित्तूर का एक जो है संगोली जगह है, वहां के चौकीदार थे। इन्होंने क्या किया?
ये इतना गुस्से में आए कि उन्होंने जितनी भी अंग्रेजों के जितने आपके कैंप थे उनको जो है आपके आग लगाना शुरू कर दिया, कहीं कहीं पर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, सारे कैंप्स इन्होंने तोड़ दिए। तो जब इनको अरेस्ट किया गया तो इनके अरेस्ट के बाद इनको भी जो है आपके इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो 1830 में जो है 1830 में इनको जो है आपके फांसी दे दी गई। तो इस तरह का जितने भी रेबिलियंस थे, रेबिलियंस मींस जो है आपके अपोज में बोल रहे थे, तो अब ब्रिटिशर्स ने सीधे सीधे एक पॉलिसी अपना ली थी जो है आपके, जिसको जो है आपके पैरामाउंटेंसी कहा गया। वो क्या थी कि अब हम सुप्रीम हैं, हमारे आगे कोई नहीं सर उठाएगा, और ऐसा अगर कोई कर रहा है तो उसको क्रश कर दिया जाएगा, उसको जो है खत्म कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से जो है पॉलिसी बनी जो वॉरेन हेस्टिंग के जमाने में आपके बनी।